नमस्कार दोस्तों। आरएनए नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। माफ कीजिएगा, पिछली क्लासेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास बीच में छोड़ना पड़ा था, लेकिन हम आपके साथ फिर से आ गए हैं इस आरएनए नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लाइव क्लासेस वाले सेशन। तो अपने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑप्स एंड गायनी का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया था क्योंकि अपन ने बताया था कि कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे उससे पहले अपन को उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ऑप्स एंड गायनी का जो बेसिक क्लियर होगा वो कहाँ से होगा? अगर अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा पढ़ लिया, सिस्टम माने कि एनाटॉमी अगर उसकी अपन ने पढ़ ली, उसकी फिजियोलॉजी अगर अपन ने पढ़ ली, ठीक है, अगर उसकी अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली, उसका डेवलपमेंट पढ़ लिया, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नॉन सप्लाई अपने पढ़ ली, तो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ऑप्स एंड गायनी का जो बेसिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कोई भी चीज को अपन को क्लियर करना है तो देखो, ये जो चैप्टर अपन शुरू करने वाले, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने वाले, उसकी एक आउटलाइन मैंने आपको बताई थी कि ये कितनी टॉपिक के अंदर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। उसके अपन ने 3 आउटलाइन बनाई थी। पहली आउटलाइन में अपन उसको पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो वाला पार्ट जो अपन को बाहर से देखने पे, अपन उसका बाहर से देख के उसके स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कि अपन ने बताया था कि ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, उसको अपन एक्सटर्नल वाली कैटेगरी में डालेंगे। जो अपन को अंदर से दिखेगा, मतलब जो किसी ना किसी कैविटी के अंदर या किसी ना किसी फोसा के अंदर सिचुएटेड होगा, मतलब इनसाइड द बॉडी होगा, उनको इंटरनल ऑर्गन में अपन ने डाला था, इंटरनल जेनेटिलिया में अपन ने डाला था। और तीसरा अपन ने एसेसरी वाला देखा था कि इन दोनों की जो हेल्प करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एसेसरी वाला पोर्शन डालेंगे। क्या डालेंगे? एसेसरी वाला। जो देखो, अपन ये आउटलाइन बताई थी कल कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा उसको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा अपना वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पोर्शन होगा, दूसरा जो होगा वो इंटरनल वाला होगा, और तीसरा जो होगा एसेसरी वाला होगा। इसको अपन सबसे लास्ट में लेंगे, जिसकी कैटेगराइजेशन अपन ने कर दी कि एसेसरी जो होगा इन दोनों के हेल्प करने वाला ऑर्गन जो होगा रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनकी हेल्प करने वाला कौन सा होगा? ब्रेस्ट होगा, जिसको अपन एसेसरी वाली कैटेगरी के अंदर है। क्लियर है क्या? तो अपन ने एक क्लास बहुत ही जल्द ऐप पे अपलोड होने वाली है, जो मैं पहले ले चुका हूँ। एक्सटर्नल जेनिटलिया की क्लास हो चुकी है अपनी, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया वाली बहुत जल्द ऐप पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। आज अपन जो शुरू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा वाला पोर्शन अपन शुरू करने वाले हैं? इंटरनल जेनिटलिया वाला सिस्टम अपन क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं। तो इंटरनल जेनिटलिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो वाले ऑर्गन जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं, उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसकी मोटा मोटी अगर अपन चैप्टर की आउटलाइन देखना चाहिए तो इंटरनल जेनिटलिया अपन कितने पॉइंट्स में कवर करेंगे? 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका जो पढ़ने वाला पोर्शन होगा अपन वेजाइन पढ़ेंगे, उसके बाद यूटरस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अपनी फेलोपियन ट्यूब, और लास्ट में अपन बोलेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में जो होगा वो इंटरनल जेनिटलिया, और उसको अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? कि ये वही ऑर्गन है जो अपन को फीमेल गैमेट देता है। जाइगोट बनाने के लिए यहाँ से क्या निकलता है? फीमेल गैमेट निकलता है। और उस फीमेल गैमेट को अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन बोल सकते हैं, उस फीमेल गैमेट को अपन बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। जो आगे जाकर किसके साथ होगा? स्पर्म के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। तो ये स्पर्म कहाँ से आएगा? ये मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से आएगा, जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिस। ये फीमेल गैमेट जो बनेगा ओवम, वो कहाँ से आएगा? ओवरी से आएगा। तो इसको इसलिए अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये फीमेल गैमेट जो होता है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो एक एक करके इन सब के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं किसकी? पहला जो इंटरनल ऑर्गन पर पढ़ने वाले हैं वो है वेजाइना। बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर अपन को कंपटीशन फाइट करना है, बाकी बच्चों से आगे निकलना है और बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना है। देखो जमाना कंपटीशन का है, कंपटीशन अपन को फाइट करना ही है। अगर अपन को नर्सिंग ऑफिसर का टैग लेना है, अपनी मनचाही जगह पे, मनचाही हॉस्पिटल में, सेंटर वाले हो चाहे स्टेट वाले हो, जिसके जहां मन हो वहां काम करना है, तो मेहनत करनी। क्या करना है? मेहनत करना है। क्या बोला जाता है कि मेहनत करने से अपनी पहचान बनेगी। कि मेहनत करने से अपनी पहचान बनेगी, फिल्टर लगाने से चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। मेहनत तो आपको बेटा करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत जो होगी वो इस कदर करो, इस कदर करो कि आपका जो टारगेट है, आपको माता पिता को खुशियां देने वाला जो टारगेट है,
इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। जो रातों की नींद आप खराब कर रहे हो ना, वो रातों की नींद एक ना एक दिन आपका जरूर कर्ज चुकाएगी और आपको नर्सिंग ऑफिसर का टैग दिला के रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं अपना इंटरनल जेनाइटेलिया, जिसकी अपन बात करें वेजाइना। वेजाइना जो पहला होगा, देखो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है कि एक ये फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पहला पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है कि जो वेजाइना है वो फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब का। ठीक है, अब देखो इसकी अपन बात करें एक डायग्राम के तौर में आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो जो है ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है अपनी वेजाइना की, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। तो देखो वेजाइना की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें दो वॉल अपन को दिख रही है सामने से, होती तीन वॉल है, लेटरल वॉल भी होती है। तो एंटीरियर वॉल सामने से अपन को दिखेगी, पोस्टीरियर वॉल पीछे की साइड होगी। तो देखो पोस्टीरियर वॉल जो होगी वो पीछे से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। और इसको अपन नाम देते हैं कि ये वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है, ये वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है। इसको अगर अपन देखें सामने से तो इसको अपन क्या बताएंगे कि ये कौन सी वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है। ये कौन सी वॉल है, एंटीरियर वॉल है। तो वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, जिसकी सामने से दिखने वाली वॉल जो होगी उसको एंटीरियर वॉल बोलेंगे, जो पीछे होगी वो पोस्टीरियर वॉल देगा। देखो दिखने से पता चलता है पोस्टीरियर वाली वॉल है, थोड़ी एंटीरियर वॉल से क्या है, लेंथ के अंदर है, लंबी है, लेंथ के अंदर क्या है, लंबी है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 9 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 7 टू 7.5 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। तो जो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जो है जिसको अपन वेजाइना बोलते हैं, उसकी एंटीरियर वॉल की लेंथ 7 टू 7.5 सेंटीमीटर पर मानते हैं, और पोस्टीरियर वॉल जो है उसकी क्या है, 9 सेंटीमीटर। अरे यहाँ तक भेजे में गया कि नहीं गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी लाइनिंग क्या होती है। अगर अपन लाइनिंग की बात करें कि जो वेजाइना जो है वो वेजाइना की लाइनिंग कैसी है, वेजाइनल एपिथेलियम जो है अंदर की, वो वेजाइनल एपिथेलियम अपनी कैसे दिखेगी आपको, तो बोला जाता है कि ये स्ट्रेटिफाइड कैसे दिखेगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम। और वो भी कैसी, नॉन केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज जो होगी ना, वो जहां जहां अपनी आउटर लेयर होती है बॉडी की, जो स्किन होगी, वो जो बाहर के पैथोजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, बाहरी एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, वहां वहां पर अपन को केरेटिन, केरेटिन क्या है, डेड प्रोटीन है कि नहीं है। तो जहां केरेटिनाइज आ गया तो मतलब वो बाहरी एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं उस बॉडी पार्ट का कांटेक्ट हो रहा होगा, वहां पर अपन को केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम देखने को मिलेगी। लेकिन ये अंदर ही है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ये जो इसका मिलेगा वो ये वाले पोर्शन में मिलेगा। ये वाली जो एपिथेलियम होगी इसकी, ये वाली जो एपिथेलियम होगी अंदर, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये वाली एपिथेलियम जो होगी वो कैसी होगी अपनी, यहाँ पर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम। और वो भी कौन सी, नॉन केरेटिनाइज, मतलब यहाँ पर केरेटिन नहीं रहेगा। तो नॉन केरेटिनाइज स्क्वमस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगी वेजाइना की एपिथेलियम के फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको सबको। तो देखो ये अपन ने एंटीरियर वॉल पढ़ ली, पोस्टीरियर वॉल पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद उसके एपिथेलियम पढ़ ली। अब देखो अपन फॉर्निक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर्निक्स की बात करते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं किसकी, फॉर्निक्स की। देखो ये यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन है सर्विक्स का, ये किसका पोर्शन है, सर्विक्स। जो भी अपन पढ़ेंगे यूट्रस का नीचे वाला पार्ट होता है सर्विक्स, ये सर्विक्स वाला जो पोर्शन है, देखो ये प्रोट्रूड हो रहा है, और प्रोट्रूड होके देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये वाला अपना आ गया पोस्टीरियर वॉल, ये वाली आ गई अपनी एंटीरियर वॉल। तो देखो यहाँ पर भी एक क्या है, यहाँ पर भी एक कैविटी से अपन को दिख रहा है, फोसा जैसा दिख रहा है, एक यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पर भी एक गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पर भी एक गड्ढा दिख रहा है। तो ये वाला जो होगा इसको अपन नाम देंगे फोर्निक्स। कौन सा, पोस्टीरियर फोर्निक्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फोर्निक्स। जो कि क्या होता है, थोड़ा सा डीप होता है इन कंपेरिजन टू एंटीरियर फोर्निक्स। ये जो होगा इसको अपन नाम देंगे कौन सा, इसको अपन बोलेंगे
एंटीरियर फोर्निक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर फोर्निक्स। एक लेटरल भी होता है जो यहाँ से दिखेगा नहीं, वो लेटरल साइड में पीछे की तरफ होता है, तो ये एंटीरियर फोर्निक्स है। ये पोस्टीरियर फोर्निक्स है जो कि वेजाइना के अंदर जो पोस्टीरियर वाले वॉल जो होगी वो जाकर के सर्विक्स से अटैच होती है, तो वहां पर एक डीप स्ट्रक्चर बनती है, इसको पोस्टीरियर फोर्निक्स बोलते हैं। एंटीरियर वॉल और जहां पर सर्विक्स से जाके अटैच होगी वहां पर एक शैलो स्ट्रक्चर बनती है, एक शैलो गड्ढा बनता है, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, एंटीरियर फोर्निक्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर फोर्निक्स एंटीरियर फोर्निक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एंटीरियर वॉल होती है जो लेंथ में छोटी होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है एंटीरियर से लंबी होती है, इसके जो एपिथेलियम होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अपन ने बताया कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो सर्विक्स के साथ एक गड्ढे जैसा फॉर्मेशन करती है, जो डीप होता है थोड़ा उसको पोस्टीरियर फोर्निक्स बोलते हैं, और एंटीरियर वॉल की साइड में जो सर्विक्स से जाके अटैच होता है वहां पर एक और चीज, एक और सेलो यहाँ पर डीप स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर फोर्निक्स। फोर्निक्स के बारे में भी क्लियर हो गया। बात करते हैं अपन किसकी, कि देखो यहाँ पर वेजाइना की पीएच की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेजाइना के पीएच की अपन बात करते हैं। तो वेजाइनल जो पीएच होगी वो वेजाइनल पीएच कैसी होगी, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो वेजाइनल जो पीएच होगी वो वेजाइनल पीएच अपनी कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। और उसकी रेंज जो होती है वो 3.5 से कितनी होती है, 4.5 के बीच में अपन को देखने को मिलती है। 3.5 से 4.5 के बीच में क्या होती है देखने को मिलती है अपन को, एसिडिक पीएच किसकी, वेजाइना की। देखो ये एसिडिक क्यों होती है, ये एसिडिक इसलिए होती है कि वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, एक लैक्टोबैसिलाई परमानेंटली यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो कमेंसल इसका फ्लोरा होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है उसको अपन बोलते हैं डोडरलिन्स बैक्टीरिया। उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, डोडरलिन्स बैक्टीरिया। ये एक टाइप का लैक्टोबैसिलाई है। क्या है, लैक्टोबैसिलाई है। ये लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, वहां पर जो प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन, वहां पर जो वेजाइना की वॉल जो होगी, वेजाइना की सेल्स जो होंगी वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए वेजाइना की जो पीएच होगी वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। कैसी होगी, एसिडिक पीएच होती है। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ से आता है, अब ये ग्लाइकोजन जो होता है इसको प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो वेजाइनल मैच्योर सेल की, एक तो वेजाइनल मैच्योर सेल की। वेजाइनल मैच्योर सेल से मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब प्यूबर्टी के टाइम में वेजाइना की सारी सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो यहाँ से ग्लाइकोजन निकलेगा, और इसमें एक तो इसका रोल रहता है और दूसरा यहाँ पर रोल किसका रहता है, हार्मोन। कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। तो वेजाइनल पीएच के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, कि वेजाइना की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है। वो एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलाई कैटेगरी वाला बैक्टीरिया होता है, इसको अपन बोलते हैं डोडरलिन्स बैक्टीरिया। वो डोडरलिन्स बैक्टीरिया क्या करता है, वेजाइनल एपिथेलियम, वेजाइनल सेल्स के अंदर क्या होती है, ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ करके किसमें रहता है, लैक्टिक एसिड। इसलिए वेजाइना की पीएच कैसी रहती है, एसिडिक रहती है। कैसी रहती है, एसिडिक। अब बात आती है कि ग्लाइकोजन कहाँ से आया, तो वेजाइना की जो मैच्योर सेल्स होती है वहां से, और एस्ट्रोजन के प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन में मिलता है इसको, और वो ग्लाइकोजन को तोड़ करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए वेजाइना की पीएच क्या होती है, यहाँ पर एसिडिक होती है। अब इसके क्या अल्टर भी हो सकती है वेजाइना की पीएच, हाँ बिल्कुल, अवस्था के अंदर फेज के अकॉर्डिंग क्या होती है उसकी जो वेजाइनल पीएच होती है वो अल्टर हो सकती है। बोले तो देखो क्या क्या अपन इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ सकते हैं, कि मोर एसिडिक, एसिडिक तो है ही, वेजाइनल पीएच एसिडिक तो है ही, वेजाइनल पीएच एसिडिक तो है ही। बढ़िया, अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा नहीं, रेगुलर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वेजाइनल पीएच जो होगी वो एसिडिक तो होती ही होती है। ये मोर एसिडिक कब हो जाती है, कि जो एसिडिक से भी ज्यादा और एसिडिक, मतलब 3.5 से, जो अपन ने बताया था इसकी रेंज, उस रेंज से भी क्या हो जाएगी, कम कब हो जाएगी,
तो मोर एसिडिक जो होगी वो प्रेगनेंसी के अंदर हो जाएगी। कब हो जाती है? प्रेगनेंसी वाली जो फेज चलती है उसके अंदर ये मोर एसिडिक हो जाती है। दूसरा, पोस्ट मीनोपॉज की अगर अपन बात करें कि पोस्ट मीनोपॉज में देखो लॉजिक हर एक चीज का है, रटना नहीं है। पोस्ट मीनोपॉज और दूसरी अपन बात करें मेंस्ट्रुएशन के टाइम, किसकी बात करें अपन? मेंस्ट्रुएशन की अगर टाइम में अपन बात करें तो जो वेजाइनल पीएच होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेसिक की तरफ चली जाती है। किधर चली जाती है? बेसिक की तरफ। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, देखो अरे मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज हो गया तो क्या हो गया? एस्ट्रोजन की क्वांटिटी क्या होगी? कम। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन क्या होता है बॉडी के अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है? एस्ट्रोजन रिलीज कम होना स्टार्ट कर देता है, धीरे 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 कम हो स्टार्ट हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन रहेगा तो ग्लाइकोजन कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर ग्लाइकोजन कंटेंट नहीं मिलेगा तो वेजाइना की पीएच एसिडिक रहेगी क्या? रोडलिन बैक्टीरिया के लिए अगर ग्लाइकोजन नहीं बचा, ग्लाइकोजन को तोड़ के लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा? और लैक्टिक एसिड नहीं बना तो वेजाइनल पीएच जो होगी वो एसिडिक रहेगी क्या? वो नहीं रहेगी। तो मीनोपॉज में एस्ट्रोजन क्वांटिटी कम हो गई, एस्ट्रोजन हार्मोन की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो मेनोपॉज से आगे की पोस्ट मेनोपॉज के फेज में चली जाती है, इसलिए उसके वेजाइनल पीएच देख सकते हैं कि वो बेसिक की तरफ चली जाती है। दूसरी बात होगी मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्यों होती है वेजाइना की पीएच बेसिक? अरे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वेजाइनल ओरिफिस से या वेजाइनल कैनाल से क्या निकलता है? ब्लड। क्या निकलता है? ब्लड। और अपन सबको पता है कि ब्लड की पीएच ऑलरेडी कैसी होती है? बेसिक। इसलिए वो वेजाइनल मीडियम को भी क्या कर देता है? बेसिक कर देता है। तो इसके पीछे क्या है लॉजिक? इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेंसेस के अंदर जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है? नेचर में बेसिक होता है। तो वो भी क्या कर देगा? जो वेजाइनल मीडियम है, जो वेजाइनल मीडियम हो, क्योंकि वेजाइना के तो होके निकलेगा, वेजाइनल मीडियम को कैसा कर देता है? वो बेसिक कर देता है। दूसरी बात, पोस्ट मेनोपॉज में एस्ट्रोजन की क्या होगी भाई? एस्ट्रोजन की अमाउंट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अगर एस्ट्रोजन की अमाउंट डिक्रीज तो ग्लाइकोजन मिलेगा नहीं डॉटरलिन बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बेसिक में चल जाएगा। न्यूट्रल टू बेसिक बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोल जाओ, चले आगे। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी किसकी? वेजाइना की पीएच की। किसकी बात होगी? वेजाइना की पीएच की। अब एक और इसका मॉडिफिकेशन देखो। अगर नॉर्मल वेजाइनल पीएच कैसी होती है? नॉर्मल वेजाइनल पीएच, इसकी रेंज कितनी रहती है? 3.5 से 4.5। 3.5 से 4.5 इसकी क्या रहती है? रेंज रहती है। अगर मान लो ये 4.5 से ज्यादा हो, है एसिडिक की, लेकिन 4.5 से इसकी रेंज क्या हो गई? इफ पीएच 4.5 से, तो भैया इन्फेक्शन हो गया। और उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस उसको अपन नाम दे देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया कोज करता है वो कौन सा होता है? गार्डनेला वेजाइनलिस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? गार्डनेला वेजाइनलिस एक बैक्टीरिया होता है। अगर उनका उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो पीएच जो होगी वो 4.5 से थोड़ा बढ़ जाएगी और उसको अपन बोलेंगे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो वेजाइनल कमेंसल फ्लोरा की अपन बात करते हैं, वेजाइनल कमेंसल जो फ्लोरा है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो अपन बता सकते हैं कि वहां पर कौन भी प्रेजेंट रहता है? कैंडिडा एल्बिकेंस वहां पर प्रेजेंट रह सकता है। तो इससे एक बात यहाँ पर समझ में आ गई, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर अपन बात करते हैं ट्रेकोमा की, अगर बात करते हैं अपन इसकी सिफिलिस की बात अगर अपन करते हैं तो उसके टाइम में क्या होता है? कुछ कंडीशन ऐसी होती है फीमेल के अंदर, अगर वहां पर ईचिंग हो रही है, अगर वहां पर डिस्चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बैक्टीरियल कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर हो गया वहां। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि फीमेल के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके पार्टनर का भी तुमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये दो कंडीशन ऐसी है, कौन कौन सी? कैंडिडियासिस। पहले तो जो कैंडिडियासिस होगी वो कैंडिडियासिस एंड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ये दोनों कंडीशन ऐसी है जिसमें पार्टनर के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉट रिक्वायर्ड। पार्टनर का जो ट्रीटमेंट होता है वो जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर अपन फीमेल के अकेले के ट्रीटमेंट कर दे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस को या कैंडिडियासिस को, अगर ट्रीटमेंट अगर फीमेल का अकेले का कर दे तो भी वो रूल आउट हो जाता है, तभी वो प्योर हो जाता है। इसमें अपन को पार्टनर के ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं, इसमें अपन को पार्टनर के ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं पड़ती। अरे यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल चैट्स में कमेंट बॉक्स में डालना कि सर ये वाला पोर्शन अपन को समझ में नहीं आया। बाकायदा उसकी बिल्कुल डाउट क्लास आपसे ली जाएगी। आरएनयू आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो, एक और चीज यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये कौन सा है? ये यूट्रस। ये वाला पोर्शन जो है अपना, ये कौन सा है? यूट्रस, सर्विक्स, स्टमस इसके अंदर आ गए। और यहाँ से अपना शुरू क्या हो गया? वेजाइना वाला पार्ट। कौन सा स्टार्ट हो गया? वेजाइना वाला पार्ट। कौन सा स्टार्ट हो गया? वेजाइना वाला। ठीक है। तो वेजाइना के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? वेजाइना की पीएच याद रखनी है, कब बेसिक हो जाती है, कौन सा बैक्टीरिया है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी लाइनिंग क्या है, उसका जो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब की लेंथ जो एंटीरियर वॉल कहती है, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर फोर्निक्स, पोस्टीरियर फोर्निक्स, ये अपन को वेजाइना के बारे में याद रखना। यहाँ से किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलो, आगे वाला जो पोर्शन अपन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे अपन? वो पढ़ेंगे अपन यूटरस। सेकंड जो पोर्शन अपन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? यूटरस। अरे वेजाइना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूट्रस, इसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं वुम्ब। एक और इसको नाम अपन बोलते हैं मेट्रा। मेट चाहे तो मेट्रा बोले, चाहे तो वुम्ब बोले, चाहे तो यूट्रस बोले, बातें एक ही है। ठीक है। तो यूट्रस के बारे में अगर अपन बात करें तो यूट्रस को पहले अपन डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे पहले इसका पार्ट बॉडी, जिसको अपन कॉर्पस भी बोल सकते हैं। बॉडी को अपन क्या भी बोल सकते हैं? कॉर्पस। दूसरा इसका पोर्शन अपन पढ़ेंगे स्टमस। और तीसरा इसका अपन पढ़ेंगे सर्विक्स। तब जाके अपना यूट्रस खत्म हो जाएगा, यूट्रस पॉइंट अपना, यूट्रस पोर्शन अपना खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉडी। तो बॉडी की जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर, जो बॉडी की लेयर होती है, वो 3 लेयर से मिलकर के इसकी बॉडी बनी होती है। वो 3 लेयर से मिलकर के इसकी बॉडी बनी रहती है। देखो, ये वाले की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो दिख रहा है आपको हिस्सा, ये वाला, ये यूट्राइन कैविटी है। ये यहाँ से पूरा ये क्या दिख रहा है अपन को? ये यूट्रस वाला पोर्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यूट्रस वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर अपने। ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी हो गई। ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टमक पोर्शन आ जाएगा। ये वाला अपना क्या आ जाएगा? सर्विक्स वाला पोर्शन आ जाएगा। अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो देखो, यूट्रस के बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं कि यूट्रस जो होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं कि ये 3 लेयर होती है इसके बॉडी के अंदर। बॉडी जो होती है इसकी, उस बॉडी में अपन 3 लेयर बताते हैं। वो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे बाहर जो होगी उसको अपन बोलेंगे पेरीमेट्रियम। उसको अपन क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। अंदर जो होगी, बीच वाली सॉरी जो होगी, उसको अपन बोलेंगे मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो होगी उसको अपन बोलेंगे एंडोमेट्रियम। उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये अपन ने देख लिया कि बॉडी जो होती है उसकी 3 लेयर होती है। सबसे बाहर जो होगी पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, अंदर एंडोमेट्रियम। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहले वाली जो अपन बात करेंगे कौन सी? ये देखो, ये जो लेयर बात करेंगे, देखो मायो। मायो का मतलब क्या होता है? एक तरफ से मसल्स होता है। क्या होता है? मसल्स। मतलब ये वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? मस्कुलर लेयर होगी। कौन सी होगी? मस्कुलर लेयर होगी। स्मूथ मसल से मिलके बना होगा। किससे? कौन सी वाली मसल होगी यहाँ पर? स्मूथ मसल होगी। कौन सी होगी? स्मूथ मसल होगी। और यहाँ पर अगर अपन बात करें जो अंदर की तरफ होगी, उसको इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा? इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्लैंड्स प्लस स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और ग्लैंड से मिलकर के जो होगा वो एंडोमेट्रियम आपके देखने को मिलेगी। ठीक है। तो पहली पेरीमेट्रियम, बायोमेट्रियम, मस्कुलर लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। दूसरी तीसरी जो होगी, सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी अपनी? एंडोमेट्रियम। कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होगी वो मिलकर बनी हुई से ग्लैंड से और स्ट्रोमा से। ठीक है। ये इतना समझ में आया क्या? अब देखो, एक चीज यहाँ पर आती है, आपको पूछा जाता है कि लिविंग लाइगेचर क्या होता है? कि लिविंग लाइगेचर क्या होता है? तो लिविंग लाइगेचर का मतलब क्या हो गया? ये देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिविंग लाइगेचर क्या होता है। लिविंग लाइगेचर, ऐसा मान लो कि ये एक संजीवनी है।
ये फिनोमेना जो है लिविंग लाइगेचर वाला, एक संजीवनी है। वो ये उस फीमेल के लिए संजीवनी है जो डिलीवरी के टाइम में डिलीवरी टेबल पे प्लासेंटा के निकलने के बाद ब्लीडिंग से भगवान को प्यारी होती है। उसको अपन नाम देते हैं पीपीएच। क्या बोलते हैं? पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। उसके अलग से एक क्लास लेंगे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि हाई स्कोरिंग टॉपिक वो भी है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके, चाहे ड्रग्स की बात करें, चाहे उसकी कोजेज की बात करें अपन, ठीक है, तो वो भी अपन बात करेंगे। तो पीपीएच को रोकने के लिए ये एक रामबाण है, लिविंग लाइगेचर, जो कि अपनी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है यूट्रस के अंदर। एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है यूट्रस के अंदर। कैसे? ये देखो प्लासेंटा सेपरेट हुआ, प्लासेंटा सेपरेट हुआ तो जाहिर सी बात है वहां पर जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होगी, वहां से प्लासेंटा क्या होगा? सेपरेट होगा। वहां से प्लासेंटा सेपरेट होगा तो ब्लड वेसल्स वहां एक्सपोज होंगे कि नहीं होंगे? ब्लड वेसल्स इंजर्ड होंगे कि नहीं होंगे? टूट के आएगा तो, अरे इंजर्ड होंगी तो वहां पर क्या होगा? ब्लड तो निकलेगा ही निकलेगा। ब्लड वेसल इंजर होंगी तो ब्लड का गश तो निकलेगा ही निकलेगा, ब्लीडिंग तो होगी ही होगी। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, जो ऑटोमेटिक फिनोमेना है, जो अपने आप उस ब्लड वेसल से निकलने वाले ब्लड को रोक देता है, वो जो होता है, उस फिनोमेना में अपन लिविंग लाइगेचर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, जो यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है, उस मिडिल लेयर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर उसको भी तीन पोर्शन में अपन डिवाइड करते हैं कि एक होती है आउटर वाली, एक होती है अपनी मिडिल वाली, और एक होती है अपनी इनर। ये तीन कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं कि जो मसल्स है, जो बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, वो मस्कुलर लेयर है, ठीक है। मस्कुलर लेयर जो है, मिडिल लेयर, जिसको अपन ने क्या बोला था? मायोमेट्रियम। मायो मतलब है मसल, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम जो है वो मस्कुलर लेयर थी, और मस्कुलर लेयर जो है उसकी आउटर जो होगी, तो देखो मस्कुलर है तो मसल्स का अरेंजमेंट तो होगा, जाहिर सी बात है। तो जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी मायोमेट्रियम की, उसके अंदर जो मसल्स का अरेंजमेंट होगा, वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। वो अपन को उसका मसल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और एयर वाली जो होगी उसका कैसा मिलेगा अपन को? सर्कुलर। कैसा मिलेगा? सर्कुलर। तो जो मायोमेट्रियम की जो मस्कुलर लेयर है, जिसको अपन मस्कुलर लेयर बोला, उसका अरेंजमेंट जो होता है मसल्स का, वो बाहर की साइड में लॉन्गिट्यूडिनल मसल अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल अंदर की साइड में सर्कुलर होता है। बच गया कौन सा? बीच वाला। बच वाला कैसे बच गया? बीच वाला, जिसका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है? ओब्लिक, या इसको अपन बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोल सकते हैं? क्रिस क्रॉस। तो जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम की, उसके अंदर मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस क्रॉस अपन बोल सकते हैं, या ओब्लिक अपन बोल सकते हैं। देखो ऐसे उसका क्या होगा? ये ओब्लिक इधर, ये ओब्लिक इधर, तो बन गया क्या? क्रिस क्रॉस। क्या बन गया? क्रिस क्रॉस। अरे जो ब्लड वेसल्स आ रही है वो मसल्स के अंदर से ही तो आ रही है, इसके अंदर से आ रही है, मसल्स के अंदर से ही तो आ रही है, जो प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई कर रहे थे आगे जाके। जो ब्लड वेसल्स कहाँ अटैच हो रही थी, जो एक्सपोज होने वाली प्लासेंटा के सेपरेशन के बाद जो ब्लड वेसल्स एक्सपोज होने वाली है, वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है? वो इस मस्कुलर लेयर से ही तो ट्रेवल कर रही है। तो जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है, जैसे ही ब्लड वेसल्स एक्सपोज होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो एक नेचुरल फिनोमिना होता है। वो नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का। क्योंकि इसमें कौन सी मसल्स अपन ने बताई थी? स्मूथ मसल्स। कौन सी बताई थी? स्मूथ मसल्स। और उन स्मूथ मसल्स के अंदर इसकी नॉर्मल जो फिनोमेना होता है, वो नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है इसका? कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है उस मस्कुलर लेयर के अंदर? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट हुआ, ब्लड वेसल्स एक्सपोज हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो अपनी जो मसल जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट जैसे ही होगा, तो जो बीच वाली लेयर है जिसके अंदर मसल्स का अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस है, ओब्लिक है, उनके अंदर फंसी हुई जो ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर से जो ट्रेवल करती हुई ब्लड वेसल्स है, उन पे क्या होगा? क्लैंप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्लैंप। मतलब ये मान लो ये क्रिस क्रॉस वाला है, इसके अंदर से ये ब्लड वेसल्स जा रही थी, ये अपना क्रिस क्रॉस मैनर हो गया, और जैसे ही वो ब्लड वेसल्स एक्सपोज हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो एक नॉर्मल फिनोमेना के तहत स्मूथ मसल्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखो ये ब्लड वेसल्स क्लैंप हो गई कि नहीं हो गई, इसके अंदर बंध गई कि नहीं बंध गई। तो जैसे ही दब जाएगी, ये क्लैंप हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ब्लड अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ब्लड अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसीलिए ये जो मिडिल लेयर है, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा जी? लिविंग
लाइगेचर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर। ये जो मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम होता है उसके अंदर मसल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्रिस क्रॉस होता है, जिसके चलते क्या हो जाता है कि वहां पर ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, क्लैंप हो जाती है और अपने आप ब्लीडिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसका उल्टा, अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना स्टार्ट नहीं हुआ तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है, जितनी पीपीएस का बोल देते हैं इसको, कि ब्लीडिंग इतनी हो जाती है, इतना लॉस हो जाता है कि वो रिजल्टेंट इन डेथ, कि उस फीमेल की डेथ भी हो सकती है उससे, अगर अपन टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उसको। ठीक है, तो ये अपनी बात की लिविंग लाइगेचर क्या होता है, भेजे में गया कि नहीं गया, अरे गया कि नहीं गया, बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, बॉडी की, किसकी बात हो गई, बॉडी की। तो अपन बात करते हैं यूट्रस की रिलेशन की, किसकी बात करते हैं, यूट्रस के रिलेशन की। अब देखो इधर आओ, बॉडी की रिलेशन की अपन बात करते हैं। ये देखो, ये वाला अपन ने देखा था, ये देखो, ये वाले अपन ने, ये वाला अपन ने देखा था। देखो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो क्या है अपना, यूट्रस वाला पोर्शन। ये कौन सा वाला, ये पूरा अपना यूट्रस वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है, देखो ये हो गया अपना बॉडी वाला पोर्शन, ये कौन सा हो गया, इसको बॉडी बोल दो, कॉर्पस बोल दो, एक ही बात है। ये वाला जो हो गया वो स्टमस वाला पोर्शन हो गया, कौन सा हो गया, स्टमस वाला। और ये वाला जो हो गया यहाँ पर, ये कौन सा हो गया, सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया, कौन सा हो गया, सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब देखो ये वाला, देखो जहां पर से, जहां पर, सही है, जहां पर से ये यूटरस किससे, फेलोपियन ट्यूब से अटैच है, किससे अटैच है, फेलोपियन ट्यूब से अटैच है। ये यहाँ पर देखो, ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पर अटैच है, फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पर अटैच है। इसको अपन नाम क्या दे देते हैं, इसको बोलते हैं अपन कोर्नु, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, कोर्नुआ, क्या नाम दे देते हैं, कोर्नुआ। ठीक है, इस कोर्नुआ पे देखो क्या क्या अटैच आके हो रहा है, क्या क्या अटैच हो रहा है, एक तो फेलोपियन ट्यूब आके अटैच हो रही है, एक ओवेरियन लिगामेंट अटैच होता है, और एक होता है अपना राउंड लिगामेंट। कौन सा होता है, ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट। कभी कभी इसका ये रिलेशन पूछ लेता है, पहले तो अपन बोल देते हैं कि अटैचमेंट्स एट कॉर्नुअल पार्ट, अटैचमेंट्स एट कॉर्नुअल पार्ट ऑफ यूटरस, यूटरस पे के कॉर्नुअल पार्ट में कौन कौन से अटैचमेंट होता है। तो पहला तो अपना फेलोपियन ट्यूब ही हो गया, पहला तो अपना कौन सा हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। दूसरा हो गया अपना राउंड लिगामेंट, कौन सा हो गया, राउंड लिगामेंट जो पोस्टीरियरली आके उससे अटैच होता है। और तीसरा कौन सा हो गया अपना, ओवेरियन लिगामेंट, तीसरा कौन सा हो गया अपना, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये तीन लिगामेंट जो होते हैं वो कॉर्नुअल पार्ट से अटैच होते हैं, यूट्रस के कॉर्नुअल पार्ट से, जहां पर फेलोपियन ट्यूब आपको सामने से अटैच हुई दिखती है, वहां पर दो स्ट्रक्चर आके अटैच होती है, कौन कौन सी, राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट। अब इसका कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है आपसे कि जो कॉर्नुअल पार्ट में जो है वो रिलेशन बताओ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और सुपीरियरली टू इंफीरियर, कोई सा भी इनमें से पूछ लेता है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कि अटैचमेंट एट द कॉर्नुअल पार्ट ऑफ द यूट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, या फिर अपन ये देख लो कैसे वो पूछ लेता है कि रिलेशंस, कॉर्नुअल पार्ट, देखो रिलेशंस बिटवीन अटैचमेंट्स, रिलेशन बिटवीन अटैचमेंट्स एट कॉर्नुअल ऑफ यूट्रस, जो कॉर्नल वाला पार्ट है उस पे जो अटैचमेंट होगा उसका रिलेशन कैसा होगा। अगर अपन बात करें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अगर अपन बात करें कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर अपन बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले अपना होगा राउंड लिगामेंट, सबसे पहले क्या होगा अपना, उसके बाद अपनी होगी फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब,
और सबसे लास्ट में होगा अपना ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा होगा? ओवेरियन लिगामेंट। ये अटैचमेंट्स का रिलेशन है। ये अगर पूछ ले आपसे कि कोर्नो वाला पार्ट जो है यूट्रस का, वहां पर जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर होती है, जो अटैच्ड स्ट्रक्चर होती है, तीन स्ट्रक्चर अटैच होती है। पहले तो ये याद रखना कि कोर्नो वाले पार्ट में कौन कौन सी चीज होती है। आरओएफ कौन सी होती है? आरओएफ। आर बोले तो राउंड लिगामेंट, ओ बोले तो ओवेरियन लिगामेंट, एफ बोले तो फेलोपियन ट्यूब। अब इनका रिलेशन पूछ लेता है कि कौन सी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे एंटीरियर कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है, सबसे पोस्टीरियर कौन सी होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सुपीरियरली कौन सी होती है और इंफीरियरली कौन सी होती है। ठीक है, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर आप बात करें कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो होगा, ये देखो ये है एंटीरियर अपना, ये वाला कौन सा है? एंटीरियर। और ये पोस्टीरियर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि सबसे एंटीरियरली जो होगा कोर्निया पर अटैच होगा राउंड लिगामेंट, उसके बाद होगी फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद क्या होगा? ओवरियन लिगामेंट। ऐसा ही रिलेशन वो पूछ लेगा कि सुपीरियर टू इंफीरियर बताओ, सुपीरियर टू इंफीरियर। उसी पार्ट पे कि यूट्रस के कॉर्नुअल पार्ट में सुपीरियर, सबसे सुपीरियर अटैचमेंट कौन से स्ट्रक्चर का होगा और उसके नीचे कौन सा होगा। तो सबसे सुपीरियर यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले कौन होगा? फेलोपियन ट्यूब। कौन होगा? फेलोपियन ट्यूब। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट। राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट अटैच्ड एट सेम लेवल, ये सेम लेवल पे होते हैं अटैच। तो देखो दोनों को कैसे याद रखोगे कि सुपीरियर टू इंफीरियर, सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सबसे ऊपर जुड़ी हुई है। उसके बाद सेम लेवल पे अपने राउंड लिगामेंट और ओवल लिगामेंट सेम लेवल पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपन डिवाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सा इंफीरियर सुपीरियर, दोनों अगर एक ही जगह के अटैच हो रहे हैं तो सीधी सी बात है। उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर बात है तो आर मतलब आरएफओ। तो आरएफओ मतलब सबसे पहले अपना होगा वो कौन होगा? राउंड लिगामेंट, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा अपन को? ओवेरियन लिगामेंट। ये रिलेशन होगा अटैचमेंट एट द कॉर्नल पार्ट ऑफ द यूट्रस। अरे भेजे में गया कि नहीं गया? नहीं गया तो फिर डालेंगे, बताना समझ नहीं आए तो फिर लेंगे। जब तक समझ नहीं आएंगे जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। समझ गए क्या? अब देखो इधर, ये अपन ने रिलेशन की बात कर ली, यूट्रस की अपन ने बॉडी की बात कर ली, लिविंग लाइगेशन की बात कर ली। अब अगर अब आगे चलते हैं अपन स्टमस की, इसके बात करते हैं अपन स्टमस की। अपन बात करते हैं कि इसका सेकंड वाला पोर्शन जो था क्या था? स्टमस। ठीक है, स्टमस जो है वो देखो कहाँ पर मिलेगा अपन को, ये देखो, ये देखो स्टमस की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ तक तो अपने क्या है, ये वाली लेयर देखो सबसे बाहर अपने को पेरीमेट्रियम मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा? पेरीमेट्रियम। क्या मिलेगा? ये वाला पोर्शन है अपना पेरीमेट्रियम वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन अपना कौन सा है? पेरीमेट्रियम। ये मस्कुलर जो लेयर दिख रहा है वो है अपना मायोमेट्रियम। और ये जो सबसे अंदर जो अपनी ग्लैंडुलर पोर्शन दिख रहा है वो है अपना एंडोमेट्रियम। वो कौन सा? अपना एंडोमेट्रियम। ठीक है, देखो देखना क्या है कि ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से अपन अगर देखना चाहे तो इसको अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल ओस। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? एनाटॉमिकल ओस। देखो सर्विक्स जो होती है उसके क्या होती है? एक होता है इंटरनल ओस, एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अगर इंटरनल ओस की अगर अपन बात करें तो उसका भी दो डिवाइडेशन बताते हैं। एक होता है एनाटॉमिकल ओस और दूसरा कौन सा होता है? हिस्टोलॉजी। दूसरा कौन सा होता है? हिस्टोलॉजिकल ओस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ जो बता रहा हूँ पार्ट कि यूट्रस का जो स्टमस वाला पार्ट जो होता है वो इन बिटवीन होता है एनाटॉमिकल ओस और हिस्टोलॉजिकल। एनाटॉमिकल ओस और हिस्टोलॉजिकल ओस, इनके बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं स्टमस। क्या बोलते हैं? स्टमस। समझ में आ रहा है क्या? देखो सर्विक्स में ओपनिंग जो होती है वो कैसी होती है? सर्विक्स के अंदर ओपनिंग जो होती है कैसी होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाली सबसे नीचे, ये वाली अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये होती है एक्सटर्नल ओपनिंग। ये कौन सी होती है? एक्सटर्नल ओपनिंग। ये वाली जो होता है यहाँ पर ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो गया। और इंटरनल ओपनिंग की अगर अपन बात करें तो अंदर की साइड होगी और उसके भी अपन ने दो ओस बना दिए। इंटरनल वाले के भी एक हो गया ऊपर की तरफ एनाटॉमिकल और नीचे की तरफ क्या हो गया अपना
हिस्टोलॉजिकल। नीचे की तरफ कौन सा हो गया, हिस्टोलॉजिकल। तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है अपने पास, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है अपने पास, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है अपने पास, इसको अपन नाम दे देंगे इस्थमस। इसको अपन क्या नाम देंगे, इस्थमस। इसको अपन क्या नाम दे देंगे, इस्थमस दे देंगे। क्या भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसका काम क्या है कि समझ जो होगा उसका काम क्या होता है, ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जब यूट्रस बढ़ रहा होता है, जब सर्विक्स का इफेजमेंट हो रहा होता है, जब सर्विक्स का कुछ पोर्शन ऊपर जा रहा होता है, तो जो स्टमस होगा वो स्टमस क्या बनाएगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। क्या बनाएगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। मतलब कि जो यूट्रस का जो लोअर वाला सेगमेंट होगा वो डिलीवरी के टाइम में या एट द टाइम ऑफ टर्न, टर्न के टाइम में क्या होगा, जब इफेजमेंट होगा तो जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो बनेगा 70% वाला पोर्शन, 70 से 75% पोर्शन जो होगा वो कौन बनाएगा, अपना स्टमस बनाएगा। तो स्टमस के बारे में क्या याद रखना है, स्टमस जो होता है वो सिचुएटेड रहता है एनाटॉमिकल ओस और एक्सटर्नल हिस्टोलॉजिकल ओस के बीच में। और इसका काम क्या है कि ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाने में मदद करता है। इसका 70% पोर्शन जो होगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, वो कौन बनाएगा, स्टमस में। क्लियर है क्या। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन आगे किसकी बात करेंगे, ये देखो स्टमस की अगर और बात करें तो ये कहाँ होगा, ये होगा इन बिटवीन, ये होगा इन बिटवीन एनाटॉमिकल ओस एंड हिस्टोलॉजिकल ओस। इसके बीच का जो एरिया होगा उसको अपन बोलेंगे स्टमस। और ये क्या करेगा, ये फॉर्म करता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लोअर यूटेराइन सेगमेंट को फॉर्मेशन कौन करता है, अपना स्टमस करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, जिसको अपन क्या नाम देंगे, सर्विक्स। और किसकी बात करेंगे अपन, सर्विक्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, सर्विक्स की बात करेंगे। तो देखो सर्विस की अपन बात कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये अपना क्या हो गया, स्टमस वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया अपना, ये वाला पोर्शन हो गया अपना स्टमस वाला। कौन सा हो गया, स्टमस वाला। अब देखो यहाँ पर सर्विक्स स्टार्ट हो गई, तो ये देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ये जो वेजाइना में प्रोट्रूड हो रहा है, ये जो वेजाइना में प्रोट्रूड हो रहा है, ये अपना होता है एक्टो सर्विक्स। ये कौन सा होता है, एक्टो सर्विक्स। और जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है वो वाला, वो कौन सा पोर्शन है, इसकी अपन बात करें यहाँ पर, वो है अपना एंडो सर्विक्स। वो कौन सा है, एंडो सर्विक्स। वो कौन सा है, एंडो सर्विक्स। ठीक है। तो स्टमस के जस्ट नीचे जो वेजाइना में प्रोट्रूड कर रहा है सर्विक्स वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एक्टो सर्विक्स। और अंदर वाला जो है, उसके जस्ट अंदर वाला जो है अपने हिस्टोलॉजिकल ओस के पास में, उसको अपन बोलेंगे क्या, एंडो सर्विक्स। उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडो सर्विक्स। अब देखो ये तो हो गई सर्विक्स की बात। अब सर्विक्स की अपन ने पोर्शन देख ली कि सर्विक्स जो है, जो सर्विक्स जो है, उस सर्विक्स को अपन ने दो पोर्शन में बोल दिया कि जो बाहर वेजाइना के अंदर जो है उसको बोलते हैं अपन एक्टो सर्विक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टो सर्विक्स। और जो अंदर है उसको अपन क्या नाम देंगे, एंडो सर्विक्स। उसको अपन क्या नाम देंगे, एंडो सर्विक्स। ठीक है। तो एक्टो सर्विक्स की एपिथेलियम की अगर हम बात करें, बाहर में है। एंडो सर्विक्स की एपिथेलियम के बारे में बात करें अपन, तो ये क्या है, अंदर। तो इसकी जो एपिथेलियम होती है वो होती है कोलुमनार टाइप की। कैसी होती है, कोलुमनार एपिथेलियम अपन को देखने को मिलेगी एंडो सर्विक्स वाले में। और एक्टो सर्विक्स वाले में देखो वेजाइना के बारे में क्या बताता, स्क्वैमस वाली, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहेगी। तो जो वेजाइना में प्रोट्रूड कर रहा है उसकी एपिथेलियम कैसी होगी, बाहर की तरफ, उसको होगी स्क्वैमस एपिथेलियम। उसको क्या होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। तो एक्टो सर्विक्स, स्क्वैमस, एंडो सर्विक्स, कोलुमनर एक्टो एंडो। समझ में आया। अब देखो जहां पर ये कोलुमनर एपिथेलियम खत्म होती है, मतलब मान लो ये वाला पोर्शन जो था अपना, ये वाला मान लो अपना है एक्टो सर्विक्स वाला। और ये वाला पोर्शन मान लो अपना है
एंडो सर्विक्स वाला। तो जहां पर एंडो सर्विक्स खत्म होती है, एक्टो सर्विक्स खत्म होती है, कहीं ना कहीं ऐसा एरिया तो होगा ना कि जहां पर कोलोमनर एपिथेलियम खत्म होगी और स्टार्ट होगी क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम की। एंडो सर्विक्स की कोलुमनर एपिथेलियम खत्म हो रही होगी और एक्टो सर्विक्स की स्क्वैमस एपिथेलियम शुरू हो गई, कहीं ना कहीं ऐसा एरिया तो होगा ना। तो वो वाला जो एरिया होगा जहां पर अपन को क्या देखने को मिलेगी कि जहां पर कोलुमनर एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम जो होगी वो चेंज हो रही होगी, वहां पर कोलुमनर जो होगा वो कोलुमनर एपिथेलियम ट्रांजिशन हो रहा होगा, वो ट्रांजिट हो रहा होगा किसके अंदर है, स्क्वैमस के अंदर। कौन सी एपिथेलियम के अंदर है, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर। इसको अपन बोलते हैं कोलमो कोलमनो स्क्वैमा या स्क्वैमा कोलमनर जंक्शन, इसको अपन नाम दे देंगे। कोलमनर स्क्वैमनर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाम जमेगा अपना वो क्या बनेगा, वो स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन। ठीक है, जहां पर कोलमनर एपिथेलियम खत्म हो रही है, स्क्वैमस एपिथेलियम शुरू हुई है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन। और इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोलमनर जो होगी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें, स्क्वैमस एपिथेलियम में। इसको अपन बोलते हैं टीजेड। इसको अपन क्या बोलते हैं, टीजेड ट्रांसफॉर्मेशन जोन इसको अपन बोलते हैं। अरे भेजिए में गया कि नहीं गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन जोन की क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं इतना जोर देके बता रहा हूँ। तो जो टीजेड है अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो जोन है, वो ही वो एरिया है जहां पर अपन को प्री सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, या अपन इसको बोल सकते हैं कि जो प्री इन्वेजिव और इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर जो होगा, कहां से शुरू होगा अपना, वो यहीं से शुरू होगा। कि जो प्री इन्वेजिव और जो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर जो होगा, वो सर्वाइकल कैंसर कहां से शुरू होगा, वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन से होगा। जो एचपीवी जो होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होगा, वो अटैक कहां पर करेगा, इसी टीजेड पर करेगा। कि इसी टीजेड पर एचपीवी क्या करेगा, अटैक करेगा। ये सेंसिटिव होता है इसके लिए, तो जो जिस चीज के लिए ज्यादा सुटेबल होगा वो वहीं जाके तो रहेगा। अरे अपन को जहां अच्छा लगेगा, अपन ही जहां दाल गलेगी वहीं तो अपन जाएंगे। तो इस एचपीवी की दाल कहाँ गलती है, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन जोन को पसंद करता है, तो एचपीवी जाके इन्फेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन जोन को, और वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होगा वो क्या करेगा, इसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन से सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टार्टिंग होती है, सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टार्टिंग होती है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ठीक है, तो देखो अब एक अपन बात करते हैं पेप्समेयर की। इसकी बात करते हैं पेप्समेयर की। पेप्समेयर क्या है, एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कि पेप्समेयर, इसके बारे में अलग से अपन कैंसर जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी मैं जानकारी आपको दे दूं कि पेप्समेयर जो है एक स्क्रीनिंग वाली डायग्नोसिस है, स्क्रीन की वाली इन्वेस्टिगेशन है। ये कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, केवल ये अपनी स्क्रीनिंग वाली है। और पेप्समेयर जो स्क्रीनिंग होगी वो लेटरल वॉल से अपने क्या लेते हैं, अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेटरल वॉल से जो सैंपल होगा, सैंपल कलेक्शन जो होगा, वो कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग के लिए जो अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल कलेक्ट कहाँ से करेंगे, वो लेटरल वॉल से अपन करेंगे। किससे करेंगे, लेटरल वॉल से अपन उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, टीजेड समझ में आया, एचपीवी कहाँ अटैक करता है, इन्वेजिव कैंसर कहाँ से शुरू होता है, इन्वेजिव कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे एचपीवी अटैक करता है। उसके बाद अपने पेप्समेयर के बारे में बताया कि पेप्समेयर एक स्क्रीनिंग वाला टूल है, ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। जब अपन पेप्समेयर करेंगे तो अपन को स्क्रीनिंग वाली कैटेगरी में डालना है, और इसका जो सैंपल होगा वो लेटरल वॉल से, अपन को लेटरल वॉल ऑफ सर्विक्स से अपन क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो एक चीज होती है, अपन ने पढ़ा यूट्रस, यूट्रस की 3 लेयर होती है। मायोमेट्रियम के बारे में मैंने डीपली आपको बता दिया, लिविंग लाइगेचर वाला, मिडल वाला, क्रिस क्रॉस फैशन, ब्लड वेसल दब जाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, वो वाला अपन ने पोर्शन कर लिया। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम के बारे में बता रहा हूँ, लॉजिक अपन आगे पढ़ेंगे, लॉजिक यहाँ बता रहा हूँ, ये चीज अपन आगे भी पढ़ेंगे, ये चीज अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो जो एंडोमेट्रियम वाला पोर्शन
एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लेयर थी किसकी, यूट्रस की। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर ऑफ यूटरस, इनर लेयर ऑफ यूटरस थी, जिसके अंदर अपन ने क्या बताया था, क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्लस ग्लैंड्स, स्ट्रोमा प्लस ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि मान लो अनचाहा प्रेगनेंसी हो गई, बिना चाहे प्रेगनेंसी हो गई, वो चाहे कैसे भी हुई, वो चाहे कैसे भी हुई हो, तो देखो एमटीपी एक करके आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट बोलते हैं। तो कुछ ही इसके अंदर क्या है कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर अलाउ करती है अपनी गवर्नमेंट अपना जो बिल है, एमटीपी एक्ट वाला जो बिल है, कुछ ही की कंडीशन के अंदर अलाउ करता है कि अपन की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कर सके। उसको भी अपन पढ़ेंगे, उसको भी अपन क्या पढ़ेंगे, देखो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, या तो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया, ठीक है, सोशियल मतलब रेप वेप के केस में हो गया, ठीक है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं, या फिर कोई बीमारी हो गई, बच्चे को बीमारी हो गई, या मदर को उसकी जान से तो उसके बच्चे की डिलीवरी कंटिन्यू करने, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से खतरा है मदर की जान को या बेबी की जान को, तो अपन उसको एमटीपी कर सकते हैं। तो देखो एमटीपी जो करते हैं, उस एमटीपी के अंदर कौन सी लेयर को अपन पूछते हैं, एंडोमेट्रियम की दो लेयर यहाँ पर होती है। लेयर कौन सी होती है, एक होती है अपनी बेसल और दूसरी होती है सुपरफिशियल। कौन सी होती है, सुपरफिशियल, एक होती है बेसल और दूसरी कौन सी होती है, सुपरफिशियल, ठीक है। तो उस एमटीपी के अंदर ये अपन बता दें कि डायग्नो उसके डीएनसी के अंदर जब अपन एमटीपी करते हैं, क्या करते हैं, एमटीपी या अपन क्या करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज अपन करते हैं, क्यूरेटाइज अपन करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज करते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पर विग्रेस हो जाती है वो कंडीशन, कि विग्रेस अगर क्यूरेट अपन ने कर दिया, ठीक है, यूग्रस क्यूरेट अगर अपन ने कर दिया तो क्या होगा, ये सुपरफिशियल लेयर पे यूग्रस क्यूरेट करते हैं और उसको शेड करवा देते हैं, उसको अपन आर्टिफिशियली क्या करवा देते हैं, शेड ऑफ करवा देते हैं। कभी क्या हो जाता है कि अगर अपन ने डीएनसी नॉर्मली किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर विग्रस क्यूरेटेज हो जाता है, अपन ज्यादा कुरेद लेते हैं एंडोमेट्रियम की उस लेयर को, ज्यादा अगर अपन कुरेद के बाहर ले आते हैं क्यूरेट से, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन एडेजन बन जाते हैं, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, इंट्रा यूटेराइन एडेजन्स बन जाते हैं। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, तब बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि क्या होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन नाम दे देते हैं एशरमैन सिंड्रोम। उस कंडीशन को अपन क्या नाम दे देते हैं, एशरमैन सिंड्रोम उसको अपन बोल देते हैं। भेजे में गया कि नहीं गया, ये अगर डीएनसी अपन करते हैं, अगर वो विग्रेस हो गई, क्यूरेटिव विग्रेसली अपने कर दिया, एंडोमेट्रियम में अपन ने बहुत ज्यादा अंदर तक कुरेद दिया, तो वहां पर क्या हो जाता है कि यूट्राइन जो वॉल थी एंडोमेट्रियम वाली, उसमें एक दूसरे में क्या हो जाता है, वहां पर अडेजन चिपक बन जाते हैं। अगर अडेजन हो गए तो उसको अपन नाम देंगे एस्करमैन सिंड्रोम। और एस्करमैन सिंड्रोम इसको अगर नाम अपन ने दे दिया, तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब पहले वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद एक बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी, देखो प्राइमरी कोज होते हैं, सेकेंडरी कोज होते हैं। प्राइमरी कोज तो मतलब कभी नहीं हुआ हो, प्राइमरी कोज मतलब कभी नहीं हुआ, और सेकेंडरी मतलब पहले एक आध बार हुआ था, उसके बाद उसमें दिक्कत आई है। तो सेकेंडरी जो इन्फर्टिलिटी का कोज है, उसके अंदर अपन एस्टरमैन सिंड्रोम अपन पढ़ेंगे वहां पर, कि एक बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, किसी कारणवश उसको एमटीपी करवानी थी, वो गई, किसी जो डॉक्टर था उसने डीएनसी किया, तो उसने विग्रेसली क्यूरेट कर दिया। या फिर जो लोकल दाइस होती है, पेग्स होती है, वहां चले जाते हैं आजकल जो लोकल बिना डिग्री वाले छोटे साहब डॉक्टर होते हैं, उनके पास चले जाते हैं डर की वजह से कि उनकी जो सामने ना आ जाए, किसी के सामने पता न चल जाए, ये उसके डर से वो क्या उनके पास चले जाते हैं और छुप छुप के करवाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी ये गलती हो जाती है कि अपन ज्यादा उसको कुरेद देते हैं, तो अडेजन्स बन जाते हैं दोनों वॉल के बीच में, जो अंदर की जो कैविटी है उस कैविटी पूरी एडेजन से भर जाती है। तो वहां पर अब कहाँ इम्प्लांटेशन होगा भाई, fetus जो जायगोट आएगा, वो जायगोट कहाँ इम्प्लांट करेगा, वहां पर तो चारों तरफ जाले ही जाले बने हैं, एडेजन एडेजन बने हैं, वो चिपकेगा कहाँ पर, चिपक नहीं पाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसीलिए ये सेकेंडरी कोज है, जो अपन पढ़ेंगे के टाइम में भी हमको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, अरे आ जाना चाहिए, नहीं भी आए तो अपन देखेंगे। ठीक है, डेली क्लास अपनी आएगी अब, बिल्कुल आएगी, आपके साथ हैं जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर का टैग नहीं ले लोगे, जब तक आप मनचाही अपने हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य भूमि में, अपनी कर्म भूमि में आप तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आर्मी परिवार आपके साथ है, कदम पे साथ है, आपके कदम कदम पे साथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूट्रस की बात अपन ने कर ली। ठीक है, अब देखो
रिलेशन की अपन ने बात कर ली, बॉडी पार्ट की अपन ने बात कर ली, उसके बाद अपनी स्किल्स की बात कर ली, उसके बाद अपनी सर्विस की बात कर ली, अपन ने लिविंग लाइगेचर की बात कर ली, उसके एपिथेलियम की अपन ने बात कर ली। ठीक है, उसके बाद अपन ने एंडोमेट्रियल कैस्टमैन सिंड्रोम की अपन ने बात कर ली। उसके बाद अपन एक चीज पूछते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी बॉडी टू सर्विक्स रेशियो पूछा जाता है कि जन्म के टाइम में क्या था, प्री प्यूबर्टी में क्या था, प्यूबर्टी में क्या था, प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, मेनोपॉज में क्या हो जाता है, ये अपन रेशियो पूछते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। तो ये वाली अपन बात कर लेते हैं पहले। तो जो कॉर्पस बोल दो या बॉडी बोल दो, सर्विक्स रेशियो, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखो, एट बर्थ, एट बर्थ या प्री प्यूबर्टी अपन बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी आने से पहले, प्यूबर्टी आने से पहले इसका जो रेशियो होता है क्या होता है। प्यूबर्टी आने से पहले देखो, प्यूबर्टी आई नहीं अभी तक, आने वाली, उससे पहले हार्मोन का तो कोई खेल होता ही नहीं है। और एस्ट्रोजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यूट्रस के ग्रोथ के अंदर। यूट्रस के फॉर्मेशन में एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं होता है। मुलेरियन डक्ट एनामोली के अंदर हम पढ़ेंगे, या मुलेरियन मुलेरियन एजेनेसिस में, या मुलेरियन डक्ट जो बनाती है अपने इंटरनल जेनाइटेलिया बनाती है फीमेल के, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये जो बनाती है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं होता है। एस्ट्रोजन का रोल कब, एक बार यूट्रस बन गया उसके बाद एस्ट्रोजन का रोल आता है कि एस्ट्रोजन की जो ग्रोथ करवाएगा वो यही करवाएगा, यूट्रस की जो ग्रोथ करवाएगा वो एस्ट्रोजन ही करवाएगा। ठीक है, वो आगे की बात करेंगे। तो जब एस्ट्रोजन आएगा तभी तो क्या होगा, सर्विक्स की बॉडी जो होगा उसका रेशियो बढ़ेगा। प्री प्यूबर्टल के अंदर क्या होता है, ये लगभग या इसके अंदर बर्थ पे क्या होता है दोनों का, अगर बन बात देखें तो 1:1 रेशियो रहता है। क्या रहता है, 1:1। उसके बाद अगर अपन बात करें कि प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी आ गई अब, तो प्यूबर्टी पे इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। उसके बाद अपनी आ गई प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, प्रेगनेंसी आ गई, तो प्रेगनेंसी के अंदर या रिप्रोडक्टिव फेज में ये चला जाता है 3:1। क्या चला जाता है, 3:1। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें मीनोपॉज में, इसकी अपन बात करें, मीनोपॉज की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर क्या चला जाता है, ये 1:1 वापस हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:1 वापस हो जाता है। क्यों हो जाता है कि मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन खत्म, एस्ट्रोजन खत्म तो यूट्रन और जो सर्विक्स होगी वो एट्रोफाइड हो जाते हैं। एट्रोफाइड हो जाता है तो उसका रेशियो लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये वाला रेशियो याद रखना, वो पूछता है कभी कभी बॉडी सर्विक्स रेशियो, अपन याद करके जाते हैं प्यूबर्टी पे 2:1, रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ रटना क्यों नहीं है मेरी क्लास में। अपन क्या करते हैं, रात भर अपन ने रटा कि बॉडी सर्विक्स रेशियो 2:1, बॉडी सर्विक्स रेशियो 2:1 एट द प्यूबर्टी, बॉडी सर्विक्स रेशियो 2:1 एट द प्यूबर्टी, और वहां पर आ गया सर्विक्स बॉडी रेशियो, अपन करके आगे प्यूबर्टी 2:1। अरे गलत हो गया कि नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं स्लिम मिस्टेक। सोचो, देखो, फिर करो, मतलब रटना नहीं है। अगर आ गया बॉडी सर्विक्स रेशियो एट द प्यूबर्टी, आपने रटा 2:1, अगर एज इट इज आ गया तो आपका सही हो गया। अगर उसने घुमा दिया क्वेश्चन, कि एग्जामिनर बड़े मजे लेता है, ठीक है, उसने घुमा दिया कि सर्विक्स टू बॉडी रेशियो बताओ, कि सर्विक्स पहले डाल दी, तो क्या हो जाएगा, रेशियो भी तो उल्टा उल्टा हो गया ना। रटा सारी रात, सारी रात रटा कि एट प्यूबर्टी सर्विक्स, एट प्यूबर्टी बॉडी सर्विक्स रेशियो 2:1, बॉडी सर्विक्स रेशियो 2:1, वहां पर पूछ लिया सर्विक्स बॉडी रेशियो, अपन को याद था 2:1, ध्यान से पढ़ा नहीं कि बॉडी सर्विक्स पूछ रहा है कि सर्विक्स बॉडी रेशियो पूछ रहा है। अपन ने क्या कर दिया, 2:1, अपन ने उल्टा करा ही नहीं, अपने गलत हो गए। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, अपन करेंगे इसके क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, अब अपन बात करते हैं किसके, देखो कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि यूट्रस से रिलेशन कैसे रहते हैं। ये देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो, ये अपन डायग्राम के अंदर क्लियरली ये सारी चीजें अपन यहाँ पर समझ लेंगे। हाईलाइट करते जाता हूं मैं, ठीक है, इसका कलर ले लिया आपने, ये वाला, इसका, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये है अपना यूट्रस, ये वाला पोर्शन जो है अपना, ये क्या है, यूट्रस वाला पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद आ गई अपनी वेजाइना, उसके बाद क्या आ गई अपनी, ये वाला पोर्शन आ गया अपना वेजाइना वाला, कौन सा आ गया, वेजाइना वाला। ठीक है, अब ये यूट्रस देखो झुका हुआ है, ये पीछे देखो अपना, पीछे ये वाला पोर्शन जो है वो कौन है, ये कौन सा है, सेक्रम वाला पोर्शन है। कौन सा है, सेक्रम, जो कि पोस्टीरियर है अपने, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है अपना, जो पीछे वाला पोर्शन है वो सेक्रम है। देखो पोस्टीरियरली जो है वो क्या है अपना, सेक्रम। एंटीरियरली जो है अपना, वो देखो वो क्या है, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, वो क्या है अपना, यूरिनरी ब्लेडर।
तो यूट्रस जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है, उसके एंटीरियर में अपने क्या है यहाँ पर ब्लेडर, यहाँ पर क्या है ब्लेडर, और उसके पीछे क्या है सेक्रम और कोक्सीक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया कि जो यूट्रस है उसके पोस्टीरियरली रिलेशन का है सेक्रम का, उसके एंटीरियरली क्या है अपना यूरिनरी ब्लेडर। अब देखो ये वाली चीज देखो, ये यूट्रस है अपना, ये यूट्रस की लाइनिंग हो गई अपनी, और ये हो गई कौन सी सेक्रम की, किसकी हो गई सेक्रम वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कैविटी बनी, एक गड्ढा बना, बना के बना एक पॉकेट बना के नहीं बना, इसको अपन क्या नाम देते हैं, माफ कीजिए ये सेक्रम नहीं है अपना, ये कोकी रेक्टम है, ये रेक्टम है माफ कीजिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है अपनी ये है अपना रेक्टम, कोकिक्स तो पीछे आ गया अपना, ये है अपना रेक्टम, कौन सा वाला पोर्शन है रेक्टम वाला। तो इसको अपन क्या बोलते हैं रेक्टो, मतलब पीछे है रेक्टम, इसके आगे है यूट्रस, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया रेक्टो, रेक्टस से ले लिया रेक्टो, और यूट्रस से क्या ले लिया यूटेराइन पाउच, इसको क्या नाम दे दिया रेक्टो यूटेराइन पाउच। लेकिन ये इस नाम से नहीं पूछता है, मजा तो बात ये है रेक्टो यूटेराइन पाउच के नाम से नहीं पूछता है, इसका दूसरा नाम क्या बोल देता है वो, इसको अपन बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, इसको अपन क्या बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ पर पीछे की तरफ पाउच है, एक आगे की तरफ भी तो है, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ब्लैडर है, और ये क्या है यूट्रस है, तो यहाँ पर भी तो एक पाउच है, इसका क्या नाम देंगे, जैसे उसका रेक्टो यूटेराइन, क्योंकि रेक्टस के और इसके रेक्टम और किसके बीच में था ये यूट्रस के बीच में, अब ये ब्लैडर और किसके बीच में है यूट्रस के बीच में, तो इसको यूट्रस और इसके बीच में है, किसके बीच में ब्लैडर के बीच में, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देंगे वैसाइको यूटेराइन पाउच, ब्लैडर के लिए अपन वैसा ही को यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया वैसा ही को यूटेराइन पाउच, इसको अपन नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस की बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, सुनूंगा तब, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन पढ़ाए देखेंगे कि ओवुलेशन वाले दिन, ओवुलेशन वाले दिन जब ओवरी रप्चर होती है, अंडा बाहर निकलता है, ओवम बाहर निकलता है, तब वहां पर क्या होता है ब्लीडिंग तो होगी, अरे इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो एट द डे ऑफ ओवुलेशन जो ब्लड निकलता है ओवरी से, जब रप्चर होकर के ओवरी रप्चर होकर के ग्राफिन फॉलिकल रप्चर के ओवम रप्चर के बाहर निकलता है, सॉरी ओवरी रप्चर नहीं ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होता है, वो ओवम बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में जो ओवम बाहर निकलता है, तब वहां पर जो ब्लड होता है वो ब्लड निकलता है, वो ब्लड गिरता कहाँ है, वो इसी पाउच ऑफ डगलस में गिरता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गिरता है, और वहां पर जाकर इरिटेशन क्रिएट कर देता है, और उस टाइम में मिड साइकिल में जो पेन होता है फीमेल को, फिर साइकिल में देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो बार पेन होता है, एक तो क्या जब पीरियड्स आते हैं तब, ठीक है डिस्मेनोरेज को बोलते हैं अपनी, दूसरा एक और बार मिड साइकिल के अंदर जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन एक बार और उसको पेन फील होता है, उस पेन का स्पेसिफिकली यहाँ पर अपन नाम दे देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं मिटल स्मर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिटल स्मर्ज उसको अपन बोलते हैं। तो मिडल स्मर्ज क्या हो गया कि ओवुलेशन वाले दिन जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओवम बाहर निकलता है, तो थोड़ा बहुत ब्लड की अमाउंट जो होती है वो पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पाउच ऑफ डगलस में जाके गिरती है, वहां की लोकल पेरिटोनियम को इरिटेट करती है, इरिटेट करती है तो वहां पर सेंसेशन तो जाएंगे, तो वहां पर पेन फील होता है, उसको अपन नाम दे देते हैं मिटल स्मर्ज, अपन क्या नाम दे देते हैं मिटल स्मर्ज। भेजे में गया कि नहीं गया, तो पीछे है रेक्टम, आगे है ब्लेडर, पीछे है रेक्टम, आगे है ब्लेडर। ठीक है, तो इसके बीच क्या पाउच ऑफ डगलस, और ये क्या हो गया अपना वेसाइको यूट्राइन पाउच हो गया। ठीक है, अरे यूट्रस की इतनी बात समझ में आई क्या तुमको, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो चलते हैं, ये हो गया अपना यूट्रस वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो यूट्रस खत्म हो गया, अब अगर आगे बात करेंगे कौन सा, कि दो अपन ने दो चीजें पढ़ ली, वेजाइना पढ़ ली यूट्रस पढ़ ली, वेजाइना और यूट्रस अपन ने पढ़ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, चले आगे। ठीक है, अब आगे वाला जो पोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा अपना, हाँ एक और चीज यूट्रस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपन याद रखेंगे, वो क्या रखेंगे, देखो यूटरस की पोजीशन बहुत बार पूछ लेता है, यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है, अभी मैंने बताया आगे की तरफ ऐसा होता है कि नहीं होता रहे,
होता है कि नहीं होता? तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स। ये याद रखना बेटा जी। कैसे? रटना नहीं, इसका भी लॉजिक है अपने, हर चीज का लॉजिक है, रटना बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन का है नहीं, बिल्कुल लॉजिकली चलेंगे अपन। तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स होती है। कैसी होती है? एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स। कैसे होती है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स? अब देखो, देखो दो चीजें हैं अपने को याद रखनी है, एक अपना एंटीवर्टेड और दूसरा होगा एंटीफ्लेक्स, दूसरा होगा एंटीफ्लेक्स। तो देखो कैसे इसको समझेंगे अपन, ये देखो, ये वाला अपन बात करेंगे डायग्राम, ये यूट्रस का, देखो एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स कैसे? तो अपन को दो चीजों से यहाँ पर रिलेशन बनानी है, एक चीज कॉमन रहेगी, उस कॉमन वाले चीज का अपन दो चीजों के लॉन्ग एक्सिस से कॉमन रिलेशन बनाएंगे, जाके अपन को समझ में आएगा कि इसको एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स क्यों बोलते हैं। तो देखो, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स क्यों बोलते हैं? ये अपना पोर्शन कौन सा है? ये वेजाइना वाला पोर्शन। ये कौन सा है? ये वाला पोर्शन जो है वो वेजाइना वाला है कि नहीं है? ये वाला पोर्शन जो है वो वेजाइना वाला है कि नहीं? ये वाला पोर्शन पूरा फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब अपन ने बताई थी। अगर इसके अपन एक लॉन्ग एक्सिस बनाना चाहें, मतलब ये हो गई ना, इसके अलोंग वेजाइनल वॉल के या वेजाइनल ट्यूब या फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जिसको अपन ने नाम दिया था, उसकी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग अगर अपन एक लाइन खींचना चाहे तो ये वाली खींच सकता हूँ क्या मैं? ठीक है। दूसरा, ये वाला पोर्शन क्या है यहाँ पर? ये देखो इसका नोमेनक्लेचर, ये अपनी हो गई वेजाइन, ये क्या हो गई? वेजाइना। ये वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया सर्विक्स, ये वाला पोर्शन को हो गया सर्विक्स, और ये यूटेरस की क्या हो गई? बॉडी। ये क्या हो गई? यूटेराइन बॉडी। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं अपन, है ना? पहली चीज अपन देखते हैं एंटीवर्टेड क्यों बोलते हैं इसको। तो एंटीवर्टेड जो होगा वो क्यों बोलते हैं कि एंटीवर्टेड, जब अपन वेजाइना की लॉन्ग एक्सिस और सर्विक्स, ये है सर्विक्स, इसकी लॉन्ग एक्सिस की अगर अपन बात करें, ये सर्विक्स की लॉन्ग एक्सिस की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर देखो जो एंगल बन रहा है ये बनता है लगभग 90 डिग्री का। कितना बनता है? 90 डिग्री का। एंटीवर्टेड का मतलब क्या हो गया कि यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्टेड क्यों होती है? क्योंकि सर्विक्स ऑफ यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसकी पोजीशन जो होती है अपन बोलते हैं एंटीवर्टेड। वेजाइना और सर्विक्स का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के कैसा होता है? वो एक दूसरे के कैसा होता है? 90 डिग्री पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड। दूसरी बात करते हैं अपन एंटीफ्लेक्स। एंटीवर्टेड मतलब एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। बहुत डाउट रहता है बच्चों को इस पे कि ये एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स समझ नहीं आता है, तो समझ लेना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट्स करना, फिर से समझा दूंगा। वेजाइना एंड सर्विक्स दोनों की लॉन्ग एक्सिस हमने ली, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है अपने पास? 90 डिग्री। इसीलिए उसको बोलते हैं अपन एंटीवर्टेड। क्या बोलते हैं? पोजीशन एंटीवर्टेड। ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं एंटीफ्लेक्स क्यों बोलते हैं। तो एंटीफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया? देखो, एक तो अपनी ये हो गई अपनी, ये हो गई सर्विक्स वाली, ठीक है। और अगर अपन बात करें दूसरे, इसका डायग्राम अपन ले लेते हैं, ये देखो, इसकी अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर एंटीफ्लेक्स एंटीवर्टेड क्लियर हो गया। एंटीफ्लेक्स की अपन बात करें, तो अपन किसकी बात करते हैं? एंटीफ्लेक्स की। तो देखो ये वाली सर्विक्स है, इसका लॉन्ग एक्सिस क्या हो गया अपने, इसलिए अपने यूट्रस की बात कर लेते हैं कि यूट्रस वाला जो होगा एंटीफ्लेक्स जो होगा वो एंगल होगा किस किस के बीच में, अपन लिख देते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं कि एंटीफ्लेक्स एक्चुअली है क्या। तो एंटीफ्लेक्स कंडीशन का मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेराइन बॉडी एंड सर्विक्स। यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स की जो लॉन्ग एक्सिस होगा उनके बीच का जो एंगल होगा उसको अपन बताते हैं, उसके बेस पे अपन बताते हैं कि यूट्रस जो होगा उसकी पोजीशन एंटीफ्लेक्स भी होती है। तो देखो ये अपनी है सर्विक्स, इसका अपन ने लॉन्ग एक्सिस ये वाला कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये अपनी क्या हो गई? यूट्रस वाला लॉन्ग एक्सिस हो गया, ठीक है। ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस हो गया, ये अपनी सर्विक्स की लॉन्ग एक्सिस होगी। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो लगभग कितना होता है? 120 टू 130 डिग्री होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन एंटी फ्लेक्स्ड। तो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स समझ में आया। यूट्रस की पोजीशन होती है एंटीवर्टेड। क्यों होती है एंटीवर्टेड? क्योंकि लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ
सर्विक्स जो होता है उसका एंगल 90 डिग्री पे रहता है, एंटी फ्लेक्स क्यों रहता है? क्योंकि लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के बीच का जो एंगल बनता है वो 120 से 130 के बीच में कितना भी हो सकता है, इसलिए उसको एंटी फ्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, भेजे में गया कि नहीं गया? ठीक है, तो ये हो गया एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, देखो यूट्रस जो होगा, ठीक है, यूट्रस जो होगा उसकी अगर अपन लेंथ की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो देखो प्रेग्नेंट फीमेल और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल दोनों की अलग अलग अपन बात करेंगे। तो अगर वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, नॉन नॉन प्रेग्नेंट अगर वो फीमेल है तो उसकी लेंथ जो होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर अपन मानते हैं। और अगर वही प्रेग्नेंट फीमेल है, वही अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो यूट्रस जो होगा उसकी लेंथ हो जाएगी 35 सेंटीमीटर के अराउंड। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी याद रखना। तो अगर लेंथ कर ली अपन ने तो वेट भी याद कर लो भाई, क्या दिक्कत है? तो अगर वेट की अगर अपन बात करें तो वेट में भी वही दो क्राइटेरिया आएंगे, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, NPF, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इसका जो होता है 50 से 70 ग्राम के आसपास का होता है। कितना होता है? 50 से 70 ग्राम के आसपास का। और जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसका जो होगा वो 1 किलो या 1000 ग्राम के आसपास का इसका वजन रहता है। तो ये सारी चीजें थी, वो यूट्रस के बारे में थी, भेजे में गया कि नहीं गया। आगे वाली अपन बात कर लेते हैं, वो क्या है अपना, आगे अपन बात कर लेते हैं क्या, कि तीसरा इंटरनल ऑर्गन जो होगा वो कौन सा होगा। तीसरा जो इंटरनल ऑर्गन होगा कैसा होगा, फैलोपियन ट्यूब। कौन सा होगा? फैलोपियन ट्यूब। कौन सा होगा? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की जब अपन बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होगी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक चीज याद रखना, जब इनका आप किसी भी ऑर्गन की लेंथ, हाइट, वेट, विड्थ जिसकी भी बात करते हो ना, फिक्स किसी का नहीं होता है ना। कोई फिक्स डायमीटर दे देता है 3:2:1, जैसे ओवरी के अंदर है। वो रेंज रहती है ना। वो जरूरी नहीं है कि हर एक का एक ही साइज का रहे, वो एक रेंज रहती है। तो रेंज में ही आपको याद रखना है हर बार। तो देखो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें, फेलोपियन ट्यूब की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये कितने पार्ट होते हैं इसके। इसके 3 पार्ट अपन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 पार्ट होते हैं। तो जो अगर अपन बात करें कि यूट्रस से ओवरी की तरफ जाएं या ओवरी से यूट्रस की तरफ, तो देखो सबसे पहला जो होता है वो इंटरस्टिशियम होता है। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियम वाला पार्ट होता है, जिसको अपन इंट्राम्यूरल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन इंट्राम्यूरल भी नाम दे सकते हैं। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? स्थमस होगा। दूसरा कौन सा होगा? एम्पुला या स्थमस, जो भी है याद रख लो। तीसरा जो होगा वो एम्पुला होगा। और लास्ट वाला जो होगा वो कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम पे क्या होते हैं? बहुत सारे फिम्ब्रीज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फिम्ब्रिया होते हैं, जो क्या करते हैं? ओवम कैच करने का काम करते हैं। जैसे ही ओवरी से ओवा रिलीज होता है, ओवरी जैसे ही ओवा रिलीज करती है वो कैच करता है और फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में अपन पढ़ेंगे किसको, फैलोपियन ट्यूब में। इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? एपिथेलियम ये होती है सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। कैसी होती है? कोलुमनर तो सभी इंटरनल ऑर्गन में अभी तक अपने कोलुमनर ही पढ़ा। देखो सर्विक्स जब तक अंदर थी कोलुमनर थी, बाहर आई स्क्वैमस हो गई, वेजाइना स्क्वैमस हो गई। ठीक है, यूट्रस के अंदर भी कोलुमनरी थी, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या पढ़ेंगे अपन? कोलुमनर पढ़ेंगे। लेकिन कोलुमनर के साथ साथ यहाँ पर क्या बता दिया मैंने कि सीलेटेड है। सीलिया जो वो किसका काम करेगा? वो गैमेट की मूवमेंट करवाएगा। अरे ओवम को फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो तक तो जाना है, जहां पर स्पर्म उसका इंतजार कर रहा है बेसब्री से। और ओवम को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मूवमेंट करवाने के लिए क्या चाहिए? सीलिया चाहिए। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो उसको धकेलते जाते हैं, आगे धकेलते जाते हैं, और उसको धकेलते धकेलते एम्पुला तक ले जाते हैं, जहां पर स्पर्म भाई साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम जो होती है, ये
फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम इसको अपन ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी बोल देते हैं, ओविडक्ट भी अपन बोलते हैं। तो देखो इंटरस्टिशियम या इंट्राम्यूरल जो होता है, इसके बारे में दो पॉइंट क्या याद रखने हैं। इसका पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको कि इसको अपन क्या बोलते हैं, नैरोएस्ट पार्ट बोलते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट है। कौन सा है, नैरोएस्ट पार्ट, ये नैरोएस्ट पार्ट। इसको एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी अपन बोल देते हैं, इसको अपन एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अपने इंटरस्टिशियम के बारे में, इंटरस्टिशियम के बारे में क्या क्या याद रखना है। ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। दूसरा, ये इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी अपन बोल सकते हैं। नीचे में गया। दूसरा पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टमस। दूसरा पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टमस। स्टमस जो होगा वो सेकंड नैरोएस्ट पार्ट होगा। कौन सा होगा, सेकंड नैरोएस्ट पार्ट। सेकंड नैरोएस्ट पार्ट होगा, और इसको अपन फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। जैसे उसको एनाटॉमिकल बोला, इसको अपन बोलेंगे फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर भी उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और स्टिमस जो है ये ट्यूबल लाइगेशन की प्राइम साइट है। ये प्राइम साइट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन मतलब, अरे ऑपरेशन करते हैं ना अपन बच्चेदानी करके, अपन आगे बच्चे ना हो, तो उसके लिए जो ट्यूबल लाइगेशन की जो प्राइम साइट होती है वो स्टमस होती है। ऐसा क्यों होता है कि मान लो खुदा ना खास्ता कोई कपल था, उनको दो बेबी, एक बेबी मान लो उसको था कि हम दो हमारे दो वाला नारा छोड़ के अब चल गया, हम दो हमारे एक, तो उनने एक ही बच्चा पैदा किया। अब उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई बेचारों के साथ कि वो बचपन में उनका या एक्सीडेंट में या डूबने से जैसे भी हुआ, मान लो सपोज कर लो भाई, हाँ बुरा मत मान लो कि उनकी डेथ हो गई। तो अब वो मान लो उनने ऑपरेशन करवा लिया था, उनने एलटीटी करवा लिया था, तो एलटीटी मान लो उसने स्टमस वाली साइड से ट्यूबल लाइगेशन ना करके एम्पुला वाले पे कर दिया, या एम्पुला स्टमस के जंक्शन पे कर दिया, तो दिक्कत वाली बात है। स्टमस पे काटने पे दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है। मान लो उनका बच्चा था, उसकी डेथ हो गई किसी कारणवश, वो दोबारा बच्चा चाह रहे हैं, तो वो जो ट्यूब को लाइगेट किया था काट के, उसको वो क्या करना चाह रहे हैं, उसको वो वापस से खुलवाना चाह रहे हैं कि उनको वापस से कंसीव करना है, उनसे वापस से बच्चा पैदा करना है, क्योंकि एक बच्चा ही उनमें रखा था, वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर अपन ने स्टमक वाले पोर्शन को काट रखा है, उसको जोड़ रखा है, तो दोबारा जो री एनास्टोमोसिस की प्रोसेस होती है, जो स्टमो स्टमक जो एनास्टोमोसिस होती है, वो बहुत इजी होती है। क्यों, क्योंकि स्टमस वाला जो पोर्शन पे अगर अपन कट लगाएंगे ना, तो इनका डायमीटर दोनों का क्या रहता है, सेम। स्टमस वाले पोर्शन के कहीं पर भी अपन कट लगाएंगे ना, इसकी डायमीटर जो होती है फेलोपियन ट्यूब की, जो स्टमस वाला एरिया होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसकी डायमीटर क्या होती है, सेम होती है। अगर अपन को दोबारा उसको फंक्शनल करना है, तो अपन को बहुत इजी हो जाता है कि अपन उनको डायमीटर से डायमीटर मिला के दोबारा स्टमिक जंक्शन क्रिएट करके वापस से उसको कंसीव करने के लिए रेडी कर पाए। इसीलिए ट्यूबल लाइगेशन की प्राइम साइट होती है। भेजे में गया कि नहीं गया। तीसरा जो ऑर्गन है इसका, तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, एम्पुला। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, एम्पुला। एम्पुला के बारे में जो होगा वो याद रखना, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है। अरे यही नहीं, एम्पुला जहां पर आए वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट ही होता है उस ऑर्गन का। जिस ऑर्गन से रिलेटेड वहां पर एम्पुला वर्ड आ गया, सबसे वाइडेस्ट पार्ट हो गया, सीधी बात ये है। तो फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या हो गया, एम्पुला। इसके बारे में दो अच्छी अच्छी बातें और याद रखनी है आपको। पहली जो अच्छी बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, कि जो झमाझम होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस होती है, गैमेट मिलन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, वो यहीं पर होती है, वो एम्पुला में ही होती है। और उसको अपन क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट जो मिलते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वो फेलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पोर्शन में होती है, एम्पुला वाले पोर्शन में होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कौन से वाले में, एम्पुला वाले में। और तीसरी चीज अपन क्या देखेंगे, तीसरी चीज अपन देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन साइट होगी, मोस्ट कॉमन साइट होगी इस, किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये क्या बला है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपन किसको बोलेंगे, देखो एक्टोपिक का मतलब ये होता है कि जहां डिजायर्ड जगह है उसको छोड़कर कहीं पर ही चला जाए, जहां उसको जाना चाहिए था वहां ना जाकर के कहीं और चला गया, मतलब एक्टोपिक।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक इम्प्लांटेशन मतलब जेन्युइनली, जनरली जाइगोट एम्ब्रियो जाके चिपकता कहाँ है, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस कैविटी के अंदर जाके, ठीक है, यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर चिपकता नहीं चिपकता। एंडोमेट्रियम को छोड़ करके अगर एम्ब्रियो कहीं भी चिपक जाए ऑल ओवर बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाए, ओवरी के अंदर चला जाए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाए, तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो रही है तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, एम्पुला। उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, और एम्पुला। और एम्पुला में देखो, एम्पुला में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो उसका मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो ये है कि ट्यूबल मोटिलिटी कम है। ट्यूबल मोटिलिटी से मेरा क्या मतलब है, अरे देखो एम्पुला के अंदर स्पर्म आया, ओवम आया, दोनों मिल गए, मिल गए तो क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट एम्पुला से निकल करके स्टमक की तरफ जाएगा, फिर इंटरस्टिशियम में जाएगा, फिर यूटेराइन कैविटी में जाएगा। तो इसके लिए मूवमेंट चाहिए, मतलब सीलिया की मूवमेंट चाहिए, मतलब ट्यूबल मोटिलिटी चाहिए। अगर ट्यूबल मोटिलिटी बराबर है तो जो जाइगोट बना एम्पुला में वो आराम से यूटेराइन कैविटी में जाके एंडोमेट्रियम पे चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उसको तो एक्टोपिक बोल नहीं रहे। उसके अलावा ऐसे एम्पुला में चिपक गया मान लो, अब ट्यूबल मोटिलिटी है ही नहीं, ट्यूबल मोटिलिटी है ही नहीं, स्पर्म जैसे तैसे आ गया, ओवम जैसे तैसे आ गया, एम्पुला में आके पड़े गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को मूवमेंट करने के लिए मान लो ट्यूबल मोटिलिटी जीरो हो गई, ट्यूबल मोटिलिटी जीरो, तो चिपकेगा कहाँ, अरे जाइगोट बन गया, जाहिर सी बात उसमें तो क्लीवेज होगा, उसमें तो डिवीजन होगा, वो धीरे 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 एम्ब्रियो fetus में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो चिपकना भी तो चाहिए उसको, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए उसको, ब्लड भी तो चाहिए, कहाँ से मिलेगा। वो इम्प्लांटेशन कर लेता है जहां पर खड़ा रहता है वहीं, अगर उसको मूवमेंट नहीं होती तो एम्पुला में। इसलिए मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कौन सी होती है, एम्पुला ही होती है। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, मोटिलिटी नहीं मिल पाती है, वो जा नहीं पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, तो वहीं पे चिपक जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्राइम साइड जो होती है फैलोपियन ट्यूब में वो कौन सी होती है, एम्पुला होती है। अरे अपन पढ़ेंगे आईयूडी के साइड इफेक्ट में पढ़ेंगे अपन, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जब पढ़ेंगे ना, अभी आया था क्वेश्चन एक, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज आया था नोट सेट के अंदर, उसका क्या था, उसका ब्लीडिंग जाएगा आंसर, है ना, ब्लीडिंग, पेन, ब्लीडिंग होता है। लेकिन वो कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी करवा देता है। वो क्यों करवा देता है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज के अंदर जो प्रोजेस्टिन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज होती है, जिनके अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज क्या करती हैं, वो फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को कम कर देती हैं। तो अगर अपन ने ऐसी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज यूज कर रखी हैं तो प्रोजेस्टेरोन निकालती है, वो एट द एंड जाके फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी कम करेंगी, और खुदा ना खास्ता ये भी लगे हुए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि ट्यूबल मोटिलिटी जीरो, जाइगोट तो बन गया लेकिन यूटेराइन कैविटी में पूछा ही नहीं, क्योंकि ट्यूबल मोटिलिटी जीरो, सीलिया की मूवमेंट जीरो, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से ट्यूबल मोटिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए वहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। भेजे में गया कि नहीं गया, ठीक है, वो उस टाइम और पढ़ेंगे, ये बता दिया मैंने। अब इसके अगला जो अपना लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, इनफंडिबुलम, कौन सा होगा, इनफंडी इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम जो होगा उसपे बहुत सारे क्या होते हैं, फिम्ब्रिय होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे फिम्ब्रिय होते हैं। तो वो फिम्ब्रिय क्या करते हैं, उसके अंदर एक, देखो बहुत सारे छोटे 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 छोटे, जैसे अपन बात करते हैं, ये वाली बात कर लिए अपन, ये बहुत सारे क्या हो गए यहाँ पर, फिम्ब्रिया, ये आपके ओवरी अटैच है, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है, उसको अलग से एक नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, उसको बोलते हैं अपन फिम्ब्रिया ओवेरिक, क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया ओवेरिका। अब उसका काम होता है एक्चुअल के अंदर, वैसे तो अपन बोल देते हैं कि जो फिम्ब्रिया होते हैं इन्फंडिबुलम के पार्ट पे छोटे छोटे सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको अपन फिम्ब्रिया बोलते हैं। उन फिम्ब्रिया का काम क्या होता है, जब ओवम निकलता है ओवरी से उसको कैच करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ ले कि उन फिम्ब्रिया में वो कौन सा फिम्ब्रिया है, उसका नाम क्या है जो स्पेसिफिकली ओवा कैच करता है ओवरी से, उसको नाम ले याद रखना, फिम्ब्रिया ओवेरिका उसको बोलते हैं, जो ओवम कैच करता है, ओवम कैच फ्रॉम ओवेरी, फ्रॉम ओवेरी, और उसको किस में डाल देता है, फैलोपियन ट्यूब में, जहां से वो मूवमेंट करके कहां पर चला जाता है, एम्पुला में, जहां पर उसका स्पर्म भाई साहब इंतजार कर रहे होते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन उसको होना है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम जो होगा फिम्ब्रिया पोर्शन होगा, फिम्ब्रिया उसको कैच करेगा, काट देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, सीधे सीधे पूछ लेता है कि पैक्सल कहाँ होती है, क्या पूछ लेता है, पैक्सल। अब सबकी सिट्टी बिट्टी गुम, क्या पैक्सल तो पढ़ा ही नहीं है, पैक्सल तो कहीं देखा ही नहीं। तो पैक्सल जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब नहीं होती भाई, कहां पर होती है,
फेलोपियन ट्यूब में अपन को क्या मिलती है, एग सेल मिलती है। ये जनरली डोरमेंट रहती है, जब जरूरत पड़ती है तब सिक्रेटरी बनती है, लेकिन ये सिक्रेशन कोई नहीं करती है। तो एग सेल जो होती है वो डोरमेंट पड़ जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, कमेंट करो फटाफट, जवाब मिलेगा। वेजाइना, कलम, यूट्रस, क्लियर। तीसरा अपना क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब भी क्लियर। लास्ट बचा है अपना कौन सा, ओवेरी। तो ये लास्ट के बाद ओवरी, क्या है ये, ओवरी। इसको अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला था अपन ने। क्यों बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि जो जाइगोट बनता है उसके लिए जो फीमेल ओवम, फीमेल गैमेट को प्रोवाइड करने का काम करता है, वो कौन करता है, ओवरी करता है। कौन करता है, ओवरी करता है। ठीक है, ओवरी जो होती है, देखना याद करना, ये बनती जब है, इसका फॉर्मेशन जब होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, बेबी के अंदर, फीमेल बेबी के अंदर, तो फॉर्मेशन जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनली होता है। क्या होता है, इंट्रा अब्डोमिनली ही होता है, याद रखना। वो जो टी10 सेगमेंट होता है, थोरेसिक 10 सेगमेंट जो होता है, वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है इंट्रा एब्डोमिनली। ओवेरी का डेवलपमेंट होता है वो टी10 सेगमेंट पे होता है, इंट्रा एब्डोमिनली होता है। उसके बाद में, उसके बाद में ये एक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन बोलते हैं ग्यूबर्नेकुलम। क्या बोलते हैं, ग्यूबर्नेकुलम अपन बोलते हैं। उसकी हेल्प से ये कहां पर पहुंच जाती है, ओवेरियन फोसा में। कहां पर पहुंच जाती है, ओवेरियन फोसा में पहुंच जाती है। मतलब बनी कहाँ, इंट्रा एब्डोमिनल टी10 सेगमेंट में। उसके बाद ग्यूबर्नेकुलम ने उसको खींचा और कहां पर डाल दिया, ओवेरियन फोसा में डाल दिया, सीधी बात, नो बस। ठीक। अब देखो इसकी जो होती है लेंथ, जो होती है इसकी मेजरमेंट होता है 3:2:1। इसका अपन बता देते हैं किसकी ये होती है। अब ओवरी है, ओवरी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसका जो होगा कहाँ पर होती है, ओवेरियन फोसा में। कभी कभी पूछ लेता है ओवेरियन फोसा की बाउंड्री क्या होती है, कभी कभी पूछ लेता है ओवेरियन फोसा की बाउंड्री क्या होती है। तो बाउंड्री देखो याद करना हो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा, जहां पर ओवेरी होती है उसकी बाउंड्री क्या होती है, देखो सुपीरियर जो होता है इसके ऊपर जो होगा वो सुपीरियरली होगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। कौन सी होगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसके पोस्टीरियरली जो होगा वो होगा इंटरनल इलियक आर्टरी। और जो इंफीरियरली होगा वो इंफीरियरली होगा ऑब्टूरेटर। ये काम की चीज है, ऑब्टूरेटर नर्व एंड वेजल्स। तो ओवेरियन फोसा की बाउंड्री क्या होगी, उसके ऊपर, उसके पीछे, उसके नीचे, मतलब सुपीरियर, पीछे और नीचे। सामने तो अरे ओवेरियन फोसा में तो ओवेरी ओवरी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो उसके ऊपर है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, नीचे है ऑब्टूरेटर नर्व और पीछे है इंटरनल इलियक। एक्सटर्नल, इंटरनल और ऑब्टूरेटर। ये मैंने क्यों बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ओवरी के अंदर या ओवेरियन फोसा में जो रेफर्ड पेन आता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, जो थाई में जो दर्द आता है किसकी वजह से आता है, ऑब्टूरेटर। रेफर्ड पेन का मतलब समझते हो, रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि मान लो दो एरिया है अपनी बॉडी के अंदर, ए और बी। इसको सी नर्व सप्लाई कर रही है ए को, ए में कुछ दिक्कत हुई, ए में कुछ दिक्कत हुई, सेंसेशन आई, दर्द हुआ, तो वो किसके थ्रू जाएगा, सी के थ्रू। और सी किसको सप्लाई कर रही है, बी को भी। तो जो ए पर दर्द फील होना चाहिए था वो कहां पर भी फील होगा, बी पे। उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब सेम नर्व सप्लाई अगर दो ऑर्गन को कर रही है, तो अगर एक ऑर्गन में दर्द होगा तो वो सेम नर्व सप्लाई की वजह से दूसरे वाले जिसको नर्व सप्लाई हो रही है उसको भी पेन फील होगा, बोलते हैं अपन रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो ऑब्टूरेटर नर्व ओवरी का दर्द कहां पर दिखाएगी, अपन को टाइम में फील करवाएगी, तो क्योंकि सेम नर्व सप्लाई है। भेज में गया कि नहीं गया। तो ओवेरियन फोसा ऊपर एक्सटर्नल इलियक, पीछे की तरफ इंटरनल इलियक, नीचे ऑब्टूरेटर नर्वस वेसल्स। ये अपन ने बात कर ली, ओवेरियन फोसा की बात होगी। अब अपन बात करते हैं कि ओवेरियन ओवेरी जो होती है, ओवेरी जो होती है वो अटैच कहाँ कहाँ से होती है। ओवेरी जो होगी देखो, ये मान लो अपनी है ओवेरी, ठीक है। अब ये मीडियली भी अटैच होगी, ठीक है। अब ये लेटरली भी, मीडियली भी हो गई, ये लेटरली भी अटैच होगी और ये पोस्टीरियरली भी अटैच होगी। ये क्या होगी, पोस्टीरियर भी अटैच होगी। तो मीडियली जो होगी, मीडियली किससे होगी ये, यूट्रस।
ये यूट्रस से अटैच होगी और कौन से स्ट्रक्चर से होगी? ओवेरियन लिगामेंट्स। कौन से लिगामेंट से होगी? ओवेरियन लिगामेंट्स। तो मीडियली ओवेरी ओवेरियन लिगामेंट से यूट्रस से अटैच रहती है। अब अपने पास दो वॉल बच गई, एक पेरिटोनियल एक पेल्विक। ठीक है, अब बात करते हैं लेटरली। तो लेटरली जो होगा ये किससे अटैच होगी? पेल्विक वॉल से। किससे होगी? पेल्विक वॉल से। ठीक है, और देखो ओवरी डायरेक्ट यूट्रस से है। जैसे मान लो ये अपन ने बनाया, ये यूट्रस वाला पोर्शन हो गया अपना। ये अपन ने यहाँ से क्या बना दिया? ये अपने क्या बना दिया? फैलोपियन ट्यूब बना दिया। यहाँ पर अपनी क्या है? ओवेरी है। ये ओवेरी इस यूट्रस से क्या किससे चिपकी रहेगी अपनी? ये ओवेरियन लिगामेंट से। किससे रहेगी? ओवेरियन लिगामेंट से। अब मीडियम तो मीडियली तो हो गया, अब लेटरल देखो ओवेरी का कौन सा पोर्शन अपन को दिख रहा है? ये इन्फेंटिबुलम वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये पेल्विक वॉल, लेटरली पेल्विक वॉल से जिस स्ट्रक्चर से अटैच होगी उसको अपन क्या नाम देंगे यहाँ पर? उसको अपन नाम देंगे, देखो इन्फेंटिबुलम वाला पार्ट है तो उसको अपन नाम देंगे इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। मतलब पेल्विक वॉल से अटैच है और इन्फेंटिबुलम वाला पार्ट है, तो पेल्विक से अटैच होगी इन्फेंटिबुलम वाला पार्ट से, तो इन्फेंटिबुलो पेल्विक, तो इसी को अपन सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और पोस्टीरियर ये किससे अटैच होगी? ये पोस्टीरियर अटैच होगी ब्रॉड लिगामेंट से। किससे? ब्रॉड लिगामेंट। और किससे होगी? एक पेरिटोनियल का फोल्ड होता है, पेरिटोनियल का फोल्ड होता है जिसको बोलते हैं अपन मीजोवेरियम। जिसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। और ये मीजोवेरियम एक्चुअली है क्या? ये है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का एक फोल्ड है। ठीक है, तो ये ओवरी हो गई भैया। ओवरी है, मीडियली ओवेरियन लिगामेंट पकड़ के यूट्रस से चिपका के रखा है। ओवेरी है, लेटरली पेल्विक कैविटी से इन्फंडोपुलो पेल्विक लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा है। पोस्टीरियरली ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा है मीजोवेरियम से। और मीजोवेरियम एक्चुअली क्या है? ये फोल्ड है पेरिटोनियम का। अरे भेजे में क्या किया? ओवरी के अटैचमेंट समझ में आए? ओवरी के अटैचमेंट तीन याद रखने। मीडियली, अरे मीडियल लेटरल ये तो पता है ना। हाँ, मीडियल मतलब मिड लाइन से जितना पास होगा मीडियल, मिड लाइन से दूर जाएंगे लेटरल। तो मिड लाइन मतलब ओवरी है। ये देखो, ये सीधी अगर बताऊं मैं, ये होगी ओवरी। इधर अपन को मीडियली, ये हो गया मीडियली, ये हो गया अपना लेटरली। तो लेटरली ये किससे अटैच है? पेल्विक वॉल से। किससे अटैच है? पेल्विक वॉल से। सॉरी, लेटरली पेल्विक वॉल से। मीडियली किससे अटैच है? यूट्रस से। और पोस्टीरियरली ये हो गया पोस्टीरियर, ये किससे अटैच है यहाँ पर? ब्रॉड लिगामेंट से। किससे अटैच है? ब्रॉड लिगामेंट से। अब वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो इनको अटैच करके रखती है? यहाँ पर अपन ने बताया ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर बताई अपन ने? ओवेरियन लिगामेंट मीडियली ओवेरी को यूट्रस से बांध के रखता है। यहाँ पर अपन ने क्या बताया? इसका अपन ने नाम दिया इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। और इसी का दूसरा अपन नाम बोल सकते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये पोस्टीरियरली जो होगा वो किससे अटैच रहेगा? यहाँ पर मीजोवेरियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम से पोस्टीरियरली ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होगा। मीजोवेरियम एक्चुअली है क्या? ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। ये एक पेरिटोनियम का फोल्ड है जिसको अपन बोल देते हैं मीजोवेरियम, जो पोस्टीरियरली ओवरी को ब्रॉड लिगामेंट से जोड़ के रखेगा। यहाँ तक समझ में आया ना? अब चलते हैं आगे। देखो, जब ओवरी को अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका एक होता है कोर्टेक्स। ठीक है, और दूसरा होता है मेडुला। एक होता है कोर्टेक्स और दूसरा क्या होता है? मेडुला। अब कोर्टेक्स जो होगा वहां पर अपन को देखेंगे कि फॉलिकल की ग्रोथ होती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये विशरल पार्ट है। ये क्या है? विशरल, जहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई आपको मिलेगी अंदर। वेस्कुलर वाला, वेस्कुलरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो ओवरी का मेन काम क्या है? अरे, ओवम बनाना। ओवम बनाना, और ओवम कहाँ से बनेंगे? अपने फॉलिकल से बनेंगे, सीधी सी बात है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस करवाता है। और वो फॉलिकुलोजेनेसिस कहाँ पर होता है? फॉलिकल्स किससे बनेगा? फॉलिकुलोजेनेसिस होगा यहाँ पर। और फॉलिकल्स की अगर अपन बात करें तो देखो, फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? ओवरी के अंदर। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है अपना। ठीक है, इसकी लाइनिंग की अगर अपन बात करें तो ये जर्मिनम एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, उसका नहीं है ज्यादा। तो अगर लाइनिंग की अगर अपन बात करें कि इसकी लाइनिंग क्या है? लाइनिंग ऑफ ओवरी बाहर से किससे कवर रहती है? तो जर्मिनल एपिथेलियम से। किससे रहती है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो,
कोर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही होती है, वो किस किस फेज में होती है? सबसे पहले जो होगा वो होगा अपना प्राइमोर्डियल। कौन सा होगा? प्राइमोर्डियल। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर। इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एंट्रल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंट्रल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंट्रल फॉलिकल के बाद में मैच्योर फॉलिकल, जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, ये ओवरी के कोर्टेक्स वाले पोर्शन में चलती रहती है। भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये लास्ट पोर्शन है इंटरनल ऑर्गन का। कोई डाउट हो तो वैसे कर देना फटाफट, फटाफट कर देना। हाँ, नाइस क्लास, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मिल रहे रिव्यू, अच्छी बात है। फटाफट ज्वाइन ज्वाइन करिए भैया। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, आर्यन नर्सिंग क्लासेस पे फटाफट आइए। ठीक है, बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पर कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल 24/7 हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प के लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। ठीक है, तो देखो अब जो होगा ओवरी की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ये अपना जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, यहाँ पर क्या होती है? सिंगल फ्लैटेंड सेल होती है, सिंगल फ्लैट सेल, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल। कौन सी सेल होती है? ग्रेनुलोसा सेल से बनी एक सिंगल फ्लैट लेयर होती है। यहाँ पर क्या होते हैं? सिंगल लेयर यहाँ पर होती है, लेकिन फ्लैट न होकर के कैसे रहती है? कोलुमनार हो जाती है। कैसी हो जाती है? कोलुमनार हो जाती है। लेकिन सेल फिर यहाँ पर कौन सी रहती है? ग्रेनुलोसा सेल से ही वो कवर रहता है। यहाँ पर मल्टीपल लेयर हो जाती है। यहाँ पर सेकेंडरी जैसे ही आता है, मल्टीपल लेयर बन जाती है। और वो मल्टीपल लेयर कौन कौन सी होगी? पहली जो होगी वो होगी ग्रेनुलोसा सेल, और दूसरी जो होगी वो होगी थीका सेल। एक दूसरी सेल आ गई यहाँ पर, थीका सेल, जो सेकेंडरी के अंदर। एंट्रल फोली के अंदर सेल तो यही रहेंगी, लेकिन क्या बन जाएगी यहाँ पर? एंट्रल कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्राफिन फॉलिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर मैच्योर। क्या हो जाएगा? मैच्योर। 18 से 20 की इसकी क्या हो जाएगी? साइज हो जाएगी। और इससे रिलीज होने वाला जो एस्ट्रोजन होगा, उसकी जो अमाउंट होगी लगभग कितनी हो जाएगी? 200 पिकोग्राम। कितनी हो जाएगी? 200 पिकोग्राम। तब इसको जाके अपन क्या बोलेंगे? ग्राफिन फॉलिकल। और ये क्या हो गया? मैच्योर हो गया। तो ये सारी फिनोमेना अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपने आज देख लिया कि ओवरी जो है, ओवरी के अंदर जो होगा वो क्या होगा? फॉलिकुलोजेनेसिस का पोर्शन जो होगा वो कोर्टेक्स वाले पार्ट में जाएगा। और कोर्टेक्स वाले पार्ट में कैसे बनेगा? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंट्रल, और फाइनली ग्राफिन फॉलिकल। जो रप्चर होता है वो रप्चर होकर के क्या होता है? यहाँ से इसके रप्चर होने से क्या होगा? oocyte, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओवम बाहर निकलता है। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में क्या होता है? ओवम बाहर निकलता है। और वो ओवम फिर आगे जाकर के क्या होता है? उसके अंदर सेकेंडरी म्यूसिस, म्यूसिस सेकंड खत्म होता है। म्यूसिस सेकंड खत्म होते ही वो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताते रहना भाई, कोई डाउट हो तो बताते रहना। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने वेजाइना देख ली, अपन ने फैलोपियन ट्यूब देख ली, अपन ने यूटेरस देख लिया, अपन ने ओवरी देख ली। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट है होना नहीं चाहिए। चले आगे, ये खत्म। ठीक है, तो आप लोगों की यही शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे बढ़ते रहें, आर्यन नर्सिंग क्लासेस का बोलबाला चलता रहे, वो अपनी बुलंदी को छूता रहे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को आज यही विराम दूंगा। नमस्ते, पढ़ते रहिएगा। कंपटीशन का जमाना है, बच्चों से पिछड़ना नहीं है। मैंने एक आज शायरी बोली थी, बीच में फिर से बोल देता हूँ कि मेहनत करने वाले ही अपनी पहचान बना पाते हैं। मेहनत करने वाले ही अपनी पहचान बना पाते हैं। फिल्टर लगाने से चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।